अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। सिंबल ऑफ फ्राइटन्स हमारे पास आ चुके हैं। अमार अली जान, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक शहजाद, गुड टू बी बैक। नो, थैंक यू सो मच। बड़ा रेयर है कि हम ऐसे सर्कमस्टांसेस में मिलें जहां हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, वरना तो हम जब बुलाते हैं कुछ ना कुछ आप पे अजाब आ जाता है। आजकल मुल्क पे अजाब आया हुआ है, लेकिन आप पे नहीं आया हुआ, थैंकफुली। वो अब कलेक्टिव ही सफरिंग है, लेकिन इस वक्त कोई हाँ पर्टिकुलरली हम टारगेटेड नहीं है इस चीज़ का। स्पेसिफिक आपसे चले आती सवाल पूछते हैं। आज का पॉडकास्ट ऐसा करते हैं कि लोगों के, क्योंकि 400 सवाल आ चुके हैं, लेट्स जस्ट डू अ क्वेश्चन आंसर सेशन। आप जो बातें कर रहे हैं, खान साहब वही बातें कर रहे हैं, वो मिलिट्री इंटरवेंशन के खिलाफ हैं, वो अमेरिका के खिलाफ हैं, और आप उनको गालियां दे रहे हैं, आप जेकबन में आर्टिकल लिख रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपको इमरान खान के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए हमार? खान साहब के साथ देखिए, इंटरेस्टिंग ये है कि खान साहब के साथ हमारा जो एक रिश्ता है वो हमने नहीं कभी बिगाड़ा। हम उतने बड़े प्लेयर्स हैं भी नहीं, फ्रैंकली। वी वर प्रोटेस्टिंग फॉर एजुकेशन, वो भी बात करते थे 2018 तक, हम भी बात करते थे। उसके बाद आपको याद है 2019 में जब स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च हुआ, तो वो सारी वही चीजें थी जो खुद खान साहब कहते थे, स्टूडेंट राइट्स, एजुकेशन के ऊपर, फी हाइक खत्म करेंगे। बाद में एडिड चीजें भी, सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यूज, बाकी जिसपे हमारा नहीं ख्याल था किसी को कोई मसला हो। खान साहब की गवर्नमेंट ने हमारे जो हमारे साथी थे आलमगीर वजीर, उनको रातों रात गायब करवा दिया पंजाब यूनिवर्सिटी से। मेरे पे सिटिशन केस करवाया। फारूक तारिक साहब थे, मशाल खान के वालिद साहब हमारे साथ रैली में थे, इकबाल आला, उनके ऊपर ये केस हुआ सिटिशन का, उसी रैली के ऊपर। हमारे एक साथी थे मोहसिन अब्दाली, जिन्हें बाद में फिर अबडक्ट किया गया लाहौर में उनके घर से। तो द वॉर बिगैन फ्रॉम हिज साइड। ऑफ कोर्स देन we were fired from our jobs, not just me, a number of other people in universities. तो उनकी तरफ से एक पूरा अथॉरिटेरियन एक स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि कोई भी जो डिसेंट है वो काबिल कबूल नहीं। हालांकि वो ये भी कर सकते थे कि वो बड़े थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, वी वर प्रोटेस्टिंग, हम उनके पास ही हमने जाके मिलना था। तो उन्होंने ना कभी बुलाया, ना उनके किसी मिनिस्टर ने बुलाया। इतना मैं कहता हूँ कि श्री मजारी साहिबा ने जब मेरे पे सिटिशन केस हुआ था, उन्होंने थोड़ी सी हेल्प की थी, मगर उसके अलावा ओवरऑल सारा एक वही मामला था कि बस आपने डिमोनाइज करना है। और उसके उस एक्सपीरियंस के बाद जब इनका सेम पेज खत्म होता है, उस वक्त तो हम तो कहते थे कि ये यूज कर रहे हैं, ये टिश्यू पेपर की तरह यूज करके आपको फेंकेंगे। जब इनका खत्म होता है सेम पेज, तो ये वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं मिलिट्री के लिए जो हमने भी कभी नहीं की थी। ठीक है, अब हमारा जो अपनी पोजीशन है वो तो वही की वही है। हमने उस दिन 2 दिन पहले चाही के ऊपर प्रोटेस्ट किया जो एफसी ने वहां पे चाही में किया। अभी मैं हफ्ता पहले मोहसिन दावड़ से मिलके आया हूँ, अली वजीर से मिलके आया हूँ इस्लामाबाद। हमारी तो पोजीशन, अभी बलोच, हफीज बलोच पे हमारी वही पोजीशन है, मुदस्सर नारू पे वही पोजीशन है। जेकबन का आर्टिकल हो या कोई भी आप हमारा ट्विटर देख लें, तो जहां पे मिलिट्री की बात आती है तो हमारा वही इशू है जो पहले है। आप इनकी बात देखें कि एक तो इन्होंने एकदम से अब्रप्ट चेंज ही मारा, लेकिन उसके बाद जो इनका नैरेटिव बाद में बना है वो आप फवाद चौधरी का उठा के देख लें। इवन श्री मजारी साहिबा बहुत डिसअपॉइंट कर रही हैं, और लोग वो कह रहे हैं जी इनके साथ अख्तर मैंगल है, मोहसिन दावड़ है, अली वजीर है, मुल्क दुश्मन लोग हैं, इनको मिटा देना चाहिए, इंडिया पीछे है, इसराइल पीछे है। हाउ कैन वी सपोर्ट अ नैरेटिव that says that anybody who's not with me is with the enemy, i.e. that person is the enemy? इसी चीज के खिलाफ को इसी चीज ने तो हमें नुकसान पहुंचाया है। हमारे कई दोस्त मिसिंग हुए हैं, हमारे कई लोग हमारी रवायत में, लेफ्ट में, प्रोग्रेसिव में मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। अगर मेरी नौकरियां गई हैं तो वो इसी नैरेटिव की वजह से गई हैं। मेरे स्टूडेंट्स को अबडक्ट किया गया तो इसी नैरेटिव की वजह से क्या है। मैं उस नैरेटिव को कैसे सपोर्ट करूं? सो आपको प्रॉब्लम जनरल बाजवा से है। आपको अदारे की और अदारे का जो नैरेटिव रहा है 70 सालों से, 75 सालों से, उससे मसला नहीं है। यू जस्ट विश के वो जनरल फैज सो दैट यू कैन वाइप आउट ऑल ऑफ। तो हमारा प्रॉब्लम जो है उस ओवरऑल मेंटालिटी से, उस नैरेटिव से, उस आइडियोलॉजी से और उस इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग से है जो कि एंटी डेमोक्रेटिक है। वो हमारा पहले भी था, आज भी रहेगा। आईएमएफ पे भी हमारी वही पोजीशन है, मिलिट्री पे भी वही पोजीशन है। खान साहब चेंज कर रहे भी है तो वो सही तरह
वो पोजीशन डेमोक्रेट वाली पोजीशन ही ले। वो जो उनकी फैंटेसीज आ रही हैं आप देखें, वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट, मैं कोर्ट्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाया, नैब को भी नहीं कंट्रोल। यू नॉट सपोज टू बी कंट्रोलिंग कोर्ट्स, दैट्स नॉट द जॉब ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आप उनके मिनिस्टर्स के देखें इस वक्त, क्या कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेनिटी से ऊपर है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। ऐसे नहीं दुनिया में लोग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मरते जंगे करते। अभी आई होप हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर थोड़ी सी। मुशर्रफ की जो लाइन है वही रिपीट कर रहे हैं ये आपने, क्योंकि जनरल बाजवा का जिक्र किया। इस कैच 22 को आप कैसे रिजॉल्व करते हैं कि प्रिंसिपली यूर अगेंस्ट मिलिट्री इंटरवेंशन, बट उस रात वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में प्रिंसिपली अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर हक है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएं, हम दोनों सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए खरीदते हैं, बट मुझे तो एटलीस्ट दिल से खुशी हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अपहेल्ड ओवर खान्स विशेस दैट नाइट। आई डोंट नो हाउ डू यू रिजॉल्व दिस कि प्रिंसिपली सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का हक होना चाहिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना, लेकिन उस रात बाजवा का इंटरवीन करना एंड स्टॉपिंग इमरान खान from sending the country into constitutional crisis and appointing Faiz as the chief of army staff, I would say is a good thing. How do you resolve that philosophically? You see, everything was out of place. Law जो था, जब stalemate आता है तब crisis आ जाता है कि nobody knows where the center of power is. ये एक abnormal situation होती है, इसको state of exception political theory में कहा जाता है। A moment in which you cannot decipher where power lies. आइन ने एक बात लिखी हुई है, एक बात कोर्ट ने कह दी है, और एक एग्जेक्टिव है जो जिद्दी है। अब है डेडलॉक। जब स्टेट ऑफ एक्सेप्शन आता है फिर आपको तोड़ना पड़ता है बाय फोर्स। नाउ जिस तरह से जनरल बाजवा ने तोड़ा वो मेरा नहीं ख्याल किसी भी तरह से अप्रोप्रिएट है। पहले अगर तो उसी तरह हुआ है जिस तरह से सारी बात हुई है। और आपको याद होगा हमने ट्विटर स्पेसेस किए थे उससे पहले, और बार बार कहा था कि मैं जाती तौर पे मेरी पोजीशन थी, मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के शदीद खिलाफ था, बिकॉज और मैंने ये पीपल्स पार्टी की जो लॉन्ग मार्च थी उसके बारे में भी कहा था कि बाजवा बचाओ मार्च है, ये लॉन्ग मार्च नहीं है। बाकी भी ऑपोजिशन की जो बात थी कि आपने जनरल बाजवा जनरल फैज की लड़ाई के अंदर आप इस पे इंटरवीन करें। सो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स थॉट कि नहीं मैं नाइव हूँ और ये बात जो है ऐसे नहीं है, क्योंकि इमरान खान जो है उसके अजाइम कुछ और है, और उसके अजाइम वाकई ही बहुत खतरनाक थे। वो तो चाह रहे थे कि भाई हम इस वक्त जनरल फैज को लेकर आके ऑपोजिशन को और जो भी डिसेंट है उसको रोक, राइट। सो और ये अनईज जो थी मिलिट्री के अंदर भी थी, बाहर भी थी। अब दोनों तरफ दिस इज द सिचुएशन दैट यू डीलिंग विद। आई डोंट थिंक देयर इज एन इजी आंसर टू दिस एक्सेप्ट कि it reveals that you no longer have a crisis of a government but a crisis of the state. आपने इतने पंगे किए हैं खासतौर पे हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कि उन्होंने ऐसी सिचुएशंस बना ली हैं जिसके अंदर लॉ को फॉलो करके भी तजादात है, लॉ को सस्पेंड करके भी तजादात है, कोई सीधा रास्ता नहीं छोड़। तो अगर आज खान साहब एक बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन ले कि मैं मिलिट्री का जो नैरेटिव रहा है उसके खिलाफ, और उसमें 2-3 चीजें हैं। बाजवा सरेंडर सिर्फ इशू नहीं है, उसमें भी फैज सरेंडर भी है, जिन्होंने उनके लिए वो कुछ करवाया जो बाद में इनके साथ खुद हुए, जो घरों में रातों को गए, लोगों के घरों में जाके रेड्स की, लोगों के बेटियों को तंग किया ताकि उनकी लॉयल्टी स्विच कराएं। हमारे घर भी, मेरे घर भी तो इसी घर में रेड हुई थी ना, मुझे 4 बजे उठा के लेके गए थे, ISI गई थी ना, जनरल फैज के कहने पे उठा के लेके गए थे, तो उसको भी कंडेम करें कि गलत था। जो ये खुद इनके लिए जो कुछ होता है कि आप सारे सवाल क्या था कि इमरान खान के खिलाफ क्यों पूछते हो, बोलते हो, PTI गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों बोलते हो, फौज के खिलाफ क्यों बोलते हो। तो इनकी फेवर में जब हो रहा था उस सब पे अपॉलॉजी दे कि वो भी गलत था। 2018 में जिस तरह से इन्हें मेजोरिटी दिलवाई गई वो भी गलत था। ये ठीक नहीं है कि आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बेचारा गद्दे को उठा के लेके थे मुल्तान से, वापस आया कहता है पहले उसने कह दी एजेंसियां उठा के लेके गई थी, फिर कहता है जी महकमा ज़राअत। ये दिस वाज अ जोक, बट माय फियर इज दैट ही वांट्स टू रिपीट ऑल ऑफ दैट ऑन स्टीरॉइड्स। वो चाहते हैं वही सब कुछ हो विदाउट जनरल बाजवा, विदाउट एनी प्रॉब्लम, और अब मैं उससे भी ज्यादा इन्हें तुम दूं, और नैरेटिव वही है, मोहसिन दावड़ वो है, अख्तर महकल वो है,
बलोच ऐसे है, इंडिया ऐसे है, इजराइल ऐसे है, अमेरिका। आई थिंक दिस इज व्हाई आई एम नॉट कन्विंस्ड इट्स अ प्रिंसिपल पोजीशन, क्योंकि उनके बच्चों ने, जो छोटे बच्चों से वो करवा रहे हैं ट्रेंड्स, वो तो बाजवा सरेंडर कह रहे हैं, इन्होंने तब तक नाम भी नहीं लिया। मीर जाफर और किसको कहते हैं? मिलिट्री जनरल थे ना मीर जाफर। तो अगर ये बार बार मीर जाफर कहते हैं, शहबाज शरीफ को तो चेरी ब्लॉसम कहते हैं, तो मीर जाफर कौन है हाँ, तो फिर? ये कह रहे ना, मिस्ट्री तो रिजॉल्व करवाए हम ना। हम भी तो कहते हैं ना, हम जनरल बाजवा का नाम लेते हैं, हम कहते हैं जनरल बाजवा ने रिगिंग कराई थी 2018 के इलेक्शन, हम कहते हैं उन्होंने अंडरमाइन किया था पाकिस्तानी प्लीज नोट, रियासत। मेरी खामोशी है इस पे, मैंने कुछ भी नहीं बोला है प्लीज, अगर आप सुन रहे हैं। ये हमारे हम नहीं तो जाने बोल रहे हैं बातें। ना, हमने तो बार बार कहा है, इसलिए हमारे केसेस भी बने थे ना। हम तो, हमारा तो लेवल बहुत छोटा है, हमारे पास तो ना आपके पास वो इंटरनेशनल फेम है, ना हमारे पास लाखों लोग हैं, ना हम गवर्नमेंट में हैं। आप तो पाकिस्तान के इतने बड़े लीडर हो, आप नाम क्यों नहीं लेते? और अपने बच्चों को दिलवा रहे हैं नाम, अपने बच्चों को मरवा रहे हैं। आप सोशल पूरे मीडिया पूरे पूरे एक्टिविस्ट जो हैं ट्रस्ट बना बेचारे रहे हैं। वॉलंटरी, वो जेलों जा रहे हैं और खान साहब नाम भी नहीं ले सकते। तो नाम लें, एक क्लियर करें ताकि सफे सीटिंग हो थोड़ी सी। वो इसलिए नाम नहीं लेते क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि वो कल को उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के जरिए हुक्मरानी करना चाहते हैं इन अ फॉर्म, जो नैरेटिव आ रहा है खासतौर, या जिस तरह से गद्दारी का नैरेटिव, आप गद्दारी के नैरेटिव से तो हम लड़ रहे थे, अगर इनकी तरफ से जिस तरह से अब आ रहा है वो अगर इम्प्लीमेंट होता है उसमें तो फिर सारे ही गद्दार है। So we have to be very cautious that this is not a democratic movement against a general. This is the manipulation of the worst right-wing tropes in our history with lethal precision. और जब आप इतने राइट विंग ट्रोप्स को, वो नामुस रिसालत को भी कर रहे हैं, इस्लाम को भी कर रहे हैं, वो मिफ्ता इस्माइल गया है, बहस होनी चाहिए कि उसने एक इतनी गंदी डील की है IMF से। That's what, like from our perspective, बात बहस इस पे होनी चाहिए, वो इस्लाम को तरफ ले गए, वो मतलब आप it's deflection, again and again वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं ताकि इश्यूज के ऊपर बात ना हो, क्योंकि अगर इश्यूज पे बात होगी तो ज़ाहिर है इनकी परफॉर्मेंस पे भी बात होगी, and there's not much to talk about it. या परफॉर्मेंस पे तो बिल्कुल बात भी नहीं हो रही इस पर। आप जब लास्ट टाइम आए थे आपने बोला था बिलावल से मैं मिला था, एंड वन ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज यू टॉक्ड अबाउट वाज कि द एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। तो हम लोग अगर एक एक उस पे अड़ जाएं कि यार कॉमन मसला ये है, इसको रिजॉल्व करेंगे, बाकी चीजें बाद में रिजॉल्व हो जाएंगी। तो हमारी जो सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है बाद में वो डील कर लेती हैं, बट समहाउ उनका एक नैरेटिव बन गया है, या उन्होंने एटलीस्ट कहा है कि जी फंडामेंटल मसला पाकिस्तान का मिलिट्री इंटरवेंशन है। मे बी नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, बट आई थिंक PPP, PMLN, PTI सबके जो फॉलोअर्स हैं वो ये बात तो समझ ही गए हैं। डू यू सी दैट एज अ पॉजिटिव? I think it's a positive कि अब तो PPP, PMLN, PTI, TLP, JI, ANP, NDM, कोई भी आप पार्टी ले लें, चाहे वो पार्लियामेंट में हो बाहर हो, वो मिलिट्री के रोल के ऊपर वो खुश नहीं। अच्छा, ये तो एक अच्छी बात है, कॉन्शियसनेस, जो बातें हम कहते थे अब तो आप पता है, वो बाजवा सरेंडर वाला आप देखें वो ट्रेंड, उसमें हमसे तो 10 गुना आगे लोगों ने बातें की। सो बातें तो अब हो चुकी। और जो आप टैक्टिकल वो अलायंसेस की बात कर रहे हैं, बिलावल से जो मैं एक दफा मिला था, मैंने आपके शो पे भी उस पर बात की थी कि वो तो यही मिला था कि हम मिलना इमरान खान साहब से चाह रहे थे। हम तो स्टूडेंट यूनियन का डिमांड तो गवर्नमेंट से लेकर गए हुए, गवर्नमेंट ने हमारे बंदे गायब कर दिए, नौकरी से निकाल दिया, सेडिशन कर दी, और मुस्तफा नवाज खोकर ने ह्यूमन राइट्स जो कमेटी थी सेनेट की, उसमें इशू रेज कर दिया, और सॉलिडारिटी के लिए बिलावल ने कहा मैं मिलना चाहता हूँ। मेरा स्टूडेंट जेल में है तो मैं कहूँगा यार नहीं, मैं ऑप्टिक्स बुरे लगेंगे क्योंकि जो PTI ट्रोल्स हैं वो परेशान हो जाएंगे। नहीं, मैं मिला, मैंने उनसे मिला, शीरी मजारी का जिसका मैंने जिक्र किया उनसे मिला, उन्होंने हेल्प की, बिलावल से, शीरी मजारी से, और PMLN में ख्वाजा साद रफीक से, तीनों से मिले। जो जो हमारे हेल्प करता था उस टाइम पे, हम तो इतना कोई ना फेमस थे, ना हमारा कोई इस तरह से पावर थी, ना कोई पार्लियामेंट में, ना कोई हमारी उस तरह से पोलिटिकल बड़ी फैमिलीज हैं। तो हमारा तो यही था कि आपने जहां जहां से आपको सपोर्ट आती है आप उसको लो। अभी भी हमने, आपने देखा जब PTI के नौजवानों के ऊपर बात चली थी, रेड्स हो रही हैं, चाहे वो मेजर आदिल हो जिन्होंने मेरे बारे में जाती इतनी फजूल बातें की हुई हैं, जब उनके घर गए हमने सबसे पहले लोगों में से जिन्होंने
सोशल मीडिया पे आवाज उठाई कि मेजर साहब के साथ ज्यादती हुई है, उनकी बीवी के साथ ज्यादती हुई है। उस तरह अरसलान खालिद जिनका पूरा काम ही था हमें हरास करना और हमारे बारे में हर तरह की गलत बात करना, उनके घर रेड हुई। हमने शुरू में कहा कि अगर इस तरह की रेड्स हुई तो हम पीटीआई के साथ मिलके सड़कों पे निकलेंगे, क्योंकि आपके कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो कंसिस्टेंट है। हम नहीं कह सकते कि जी नौजवान है, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, कोई जीसी का, कोई किनेट की है, कोई लम्स की, उसको अब ये तंग करने लग जाए क्योंकि जी वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं या उन्होंने एक कोई ट्वीट कर दिया बाजवा साहब आइडिया हो गया ना कि वो हमेशा ठीक नहीं होती। तो अब तो सबको पता चल गया, तो कुछ नहीं होता अगर नौजवान बात कर देते हैं। वी विल डिफेंड देयर राइट टू क्रिटिसाइज, हमने पहले भी किया है, अब भी करेंगे, और अगर इनके साथ ज्यादती होगी तो हम उसके ऊपर आवाज उठाएंगे। और अगर कभी कल को मिलना भी पड़े इस सारी स्ट्रगल के अंदर, चीजें पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस डायनेमिक होती है, चेंज हो सकती है सिचुएशन, इनके ऊपर बहुत मारपीट होती है, खुदा न खास्ता कोई कुछ इस तरह का मामला हो जाता है, तो फिर मिलना भी पड़े सॉलिडारिटी में, तो हमारे प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंट रहने चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मैंने भी दिल पे पत्थर रख के सपोर्ट कर दिया था, और अगले दिन जिस आदमी को मैंने सपोर्ट किया था वही पीटीएम के बारे में वही बातें कर रहा था जिन बातों पे अलेजिडली उनको हरास किया जा रहा था। तो आई वाज जस्ट लाइक यार, मतलब if they're still not learning and they're still following the same tactical book, अल्लाह ही हाफिज है आज इनकी। मेजर आदिल ने अपोलोजाइज किया है वो असद तो रूसी क्योंकि के वो खिलाफ। लंदन में है ना, वो डिपोर्ट थोड़ी हो सकते हैं। रजा रूमी ने उनको जब थ्रेट किया सू होने का, तो आई डोंट थिंक उनका हाँ नहीं, जमीर जागा, उनकी वो जरूरत डॉक्ट्राइन ऑफ हाँ नेसेसिटी नहीं, रजा जागी। रजा से भी उन्होंने अपोलोजाइज किया और रैंडमली असद टूर से भी किया, क्योंकि जब वो मिसिंग का केस आया था असद का, तो उन्होंने कहा था ये सब ड्रामे करते हैं बाहर भागने के लिए। और मेजर आदिल के साथ जब हुआ तो खुद वो बाहर चले गए, असद अभी भी इस्लामाबाद में है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस किस्म की बातें हुई थी उस जमाने में, मैं तो बलोचों के साथ हमारा रिश्ता रहा, पश्तूनों के साथ रहा, जितना घरों में आप सोच सकते हैं ना, एक गांव से उठा लिया किसी को, लड़के को, और उसकी माँ है, उसको पता ही नहीं है कि ये शहर में अब जाके क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, उसके दोस्त परेशान हैं, उनको हम प्लेटफॉर्म देके हम ट्विटर पे उनकी बात चला देते थे, कहीं और चला देते थे, तो ये सारे पढ़ जाते थे। वो तो असल में बीएलए में जा चुके हैं, वो तो इंडिया से फंडिंग ले रहे हैं, इंडिया भाग चुके हैं, या इजराइल, या ड्रामा है, ये तो सारा असाइलम के लिए ड्रामा है, अमार को इसमें फंडिंग आ रही है, बाकियों को फंडिंग आ रही है। यानी उस जमाने में जितना दुख होता था, क्या एक तरफ आप इन्हें मिल रहे हो कि कितने टूटे हुए इंसान हैं, दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा है कि किस लेवल पे हम गिर चुके हैं। कि अगर मैं इतनी तो मेरे में होनी चाहिए ना कि एम्पैथी, कि यार मैं अगर आपके साथ कोई ज्यादती होती है तो आपके साथ नहीं हो रही, वो उस असूल की नफी हो रही है जिसके जरिए मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। It is the principle that protects me that is being negated when you are facing injustice. So unless I feel that this is a personal insult to me, what is happening to you, we will not get anywhere as a society. हम कलेक्टिव सेंस हमारी आएगी नहीं है, एक अजीबो गरीब किस्म का एक वो होगा आइसोलेशन में, जिसमें हमें बहुत इजी होगा मैनिपुलेट करना, जो आज तक होता है। So I think we have to be consistent across party lines. You've given an entire brilliant lecture on populism. Please वो जाके भी सब लोग सुने. It's they don't want to see the other as human. क्योंकि अगर आप पीटीएम की डिमांड्स पढ़ें, वो अनडिनाइबल हैं, ठीक है, वो अपने हक मांग रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से मांग रहे हैं, तो आप डिमांड्स पे तो उनसे डिस्कस कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी वो पढ़ेगा डिमांड्स उनको सही लगेंगी। तो आप किस तरह करते हैं, मुल्क गद्दार हैं, यू पॉइजन द वेल सो दैट एनीबडी हु गेट्स एनीथिंग आउट ऑफ दैट, उनके लिए वो सब कुछ पॉइजनड है। सिंस आपने एक बहुत ब्रिलियंट जेकबियन पे आर्टिकल लिखा हुआ है, उस पर ज्यादा हार पावर नहीं करते, बट खान साहब का अमेरिकन कंस्पिरेसी को साइड पर रखे हमने बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिए, बट उनका जो एंटी इंपीरियलिस्ट रेटरिक है और आपका जो एंटी इंपीरियलिस्ट रेटरिक है, उसका फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि वो कैपिटलिज्म को नहीं क्रिटिसाइज करते, और आपके ख्याल में एंटी इंपीरियलिज्म होना एंटी कैपिटलिस्ट होना है। मतलब आई थिंक एंटी कैपिटलिस्ट तो चलो आइडियल है ना, एक जो हम इतनी अगर हार्डलाइन पोजीशन ना भी लें, सिर्फ आप नेशनल सॉवरेंटी की बात करें, सॉवरेंटी क्या है? सॉवरेंटी ये है कि मेरे मुल्क के फैसले मैं खुद कर सकूं, और सॉवरेंटी कभी 100% किसी मुल्क की भी नहीं होती। ज़ाहिर ग्लोबल ऑर्डर में आप कहीं ना कहीं हर मुल्क जो है वो गिव एंड टेक कर रहा होता है, बट फंडामेंटली एक हमारा जो बुनियादी प्लान है वो, उसमें सबसे की आपकी इकोनॉमिक सॉवरेंटी।
जहां पे आप ये फैसला कर सको कि आपने अपने मुल्क की मईशत को किसी एक ऐसे प्लान के तहत ग्रो करवाना है, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो चाहे सोशलिस्ट हो, दोनों में। हम अगर सोशलिस्ट हैं तो कैपिटलिस्ट के अंदर भी पोस्ट कॉलोनियल एंटी कॉलोनियल थिंकिंग यही थी, जो कैपिटलिस्ट एंटी कॉलोनियल थे उनकी भी यही थिंकिंग। देखिए, प्लान के तहत चलना है, और वो प्लान ये है कि हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी पॉलिसीज बनानी है, और बाहर से जो एंगेजमेंट करनी है वो अपने इंटरेस्ट को देख के करनी है। अब आप मुझे बताएं कि जिस ये खुद कहते थे कि जी हम IMF में नहीं जाऊंगा, मैं सुसाइड कर, ना सिर्फ ये गए, ये इतनी बुरी तरह से गए कि इन्होंने उनके कहने पे पहले अपना फॉरेन मिनिस्टर चेंज किया, असद उमर को निकाला, हफीज शेख को लेकर आए, फिर उसको निकाल के शौकत तरीन को लेकर आए, अपना जो गवर्नर है स्टेट बैंक का वो IMF से इंपोर्ट करवाया, इंपोर्टेड हुकूमत ये कर रहे हैं अपना, इन्होंने फाइनेंस और स्टेट बैंक दोनों इंपोर्टेड थे, और फिर उनको ऑटोनॉमी दे दी। हाँ जी, और फिर उनको ऑटोनॉमी दे दी। और उसके बाद IMF के कहने पे इतने कंट्रोवर्शियल तरीके से कि बगैर किसी डिबेट के पार्लियामेंट के, इवन जो मेरी उजैर से जब बात होती थी उस पर डिस्कशन हुई थी, तो उजैर उसकी फेवर में था ऑटोनॉमी की, और मैं उसके खिलाफ था, लेकिन उजैर भी यही कहा था और बाकी सारे भी कहते कि जो प्रोसीजर था वो इतना अनडेमोक्रेटिक था कि आपने डिबेट कराई नहीं, आपने बुलडोज करा दिया पार्लियामेंट से, जिसका मतलब है कि द विल ऑफ सम टेक्नोक्रेट्स इन वॉशिंगटन was more powerful than the will of 220 million Pakistanis। और आप उस imposition of a foreign will, उसके आप vehicle बने, became the vehicle for the imposition of a foreign will। आपने उस सारी जो उनका हुक्म था उसको सादर करवाया, इधर आपने उसको नाफिज करवाया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि आपको वैसे ही पार्लियामेंट से नफरत है खुद भी। खान साहब पार्लियामेंट जाते ही नहीं थे, पार्लियामेंट के अंदर बहस करना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने इतना बड़ा फैसला करने के लिए पार्लियामेंट आई नहीं, उसमें बहस ही उन्होंने लिखी, बस IMF के कहने पर उन्होंने वो करा था। उसके बाद जो ऑस्टेरिटी जो सारी पॉलिसीज हुई, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ खत्म हुई, आपके GDP कम हुआ, आपके एजुकेशन को उन्होंने बजट को निकाला, आपके डेवलपमेंट बजट को निकाला, पानी खराब, हवा, हर तरह के जो इलाकों में पैसा लगना था डेवलपमेंट का, फिल्टर प्लांट्स रुके हुए हैं लाहौर तक में, छोटे शहरों को तो आप छोड़े, फिर महंगाई हो रही है, और उसी दौरान एलीट कंजम्पशन जो है वो आपका एक, ना सिर्फ जो हम बार बार कहते हैं कि जो आपकी सब्सिडीज हैं, जो इस वक्त सालाना तकरीबन 2,500 अरब से ज्यादा सब्सिडीज, ज्यादा मराहत मिल रही है पाकिस्तानी अशराफिया, ये UNDP की रिपोर्ट है जो कि $17.4 billion every year, yes, 6% of our economy। ठीक है, और ये 5 गुना है from the subsidies that are given to the poor। तो ये तो एक सोशलिज्म है फॉर द रिच, वेलफेयर स्टेट फॉर द रिच। तो अब आप देखिए, आप ये साथ साथ ये करते रहे, फिर आपने एमनेस्टी स्कीम्स बनाई उसके लिए कि अपना जो काला धन है उसे आप सफेद करो रियल एस्टेट में लाके, मलिक रियाज टाइप लोगों को फायदा, और इस तरह के बड़े बड़े लैंड माफियाज को फायदा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फायदा। तो एक तरफ आप बिल्कुल लेट गए हो, घुटने टेकना भी नहीं मैं कहूंगा, लेट गए हो आप ग्लोबल जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है उसके आगे, ग्लोबल मार्केट्स के आगे, IMF के आगे। दूसरी तरफ आपने थ्रू आउट 3 साल ये बात जारी रखी कि देखिए जी हमारे यहाँ मोरालिटी खराब हो रही है, वेस्टर्न मोरालिटी आ रही है, लड़कियां देखें ऐसे हो रहा है, बच्चे मोबाइल पे पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, भाई तुम्हें कैसे पता बच्चे क्या देख रहे हैं। और आप अजीबो गरीब इन्होंने ना एक कल्चरल वॉर की, कल्चरल वॉर, और उसके अंदर जो उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है कल्चरल वॉर्स का, जैसे मोदी इंडिया में कर रहा है, हमेशा औरतों को और माइनॉरिटीज को करना पड़ता है, वो बाकी लोगों को करना नहीं पड़ता। तो वो उन्होंने खेली इकोनॉमिक फ्रंट पे सरेंडर, और इस फ्रंट पे जो फैंटेसीज थी कल्चरल और पास्ट ग्लोरी और ये इस्लाम पुराने जमाने में और ये वो, उस पे आप फैंटेसीज बनाते रहे, और नतीजा ये निकला कि आपने एंड में जब चूज किया एंटी इंपीरियलिज्म को, तो वो आपने मफरूजे पे किया, और उस पे आपने जो लोगों की अनकॉन्शियसनेस में बड़ी जेन्युइन एक ग्रीवेंस है अमेरिका के खिलाफ, उसको एक मैन्युफैक्चर्ड चीज के ऊपर आपने पकड़ा। और अभी हम उस पर बात कर लेते हैं
क्या है मैन्युफैक्चर्ड, क्यों हमें वो लगता है, हमने लेकिन बहुत बहुत ज्यादा बहुत डिटेल्स में काफी लोगों के साथ कर ली है, लोग जूते मारना शुरू हो जाएंगे हर लेकिन दफा लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा बोलते, मैं थोड़ा बट लेट्स गेट योर लेकिन टेक ऑन इट एज वेल। अभी अभी अब क्या है उसमें, आर्टिकल में भी मैंने बात लिखी थी कि वो कह रहे हैं कि जी एक लेटर है हमारे एम्बेसडर का जो कहता है कि यार डोनाल्ड लू ने ये कहा है कि हालात बेहतर नहीं हो सकते, ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते जब तक ये गवर्नमेंट है, कि इस गवर्नमेंट ने हमें 2-3 जगहों पे हमारे साथ लिटरली present किया। डिप्लोमेट्स का काम है यही करना। अब आप ये देखिए, ये पहली दफा हुआ है। मुशर्रफ के टाइम पे अमेरिकन 2005-6 के बाद उनको लग रहा था कि डबल क्रॉस कर रहा है। जो बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ सारी डील थी वो करवाई ही स्टेट डिपार्टमेंट ने थी, तो वो उसमें कॉन्डोलीजा राइस इन्वॉल्व थी, तो फिर मुशर्रफ के खिलाफ भी बहुत बड़ी आलमी साजिश, उसमें तो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, वो तो गारंटर्स थे अमेरिकन। अच्छा आप उसको भी बत्ती आगे बढ़े, देखें बिजली ये पीएमएलएन के टाइम भी नहीं जाती थी पीटीआई ने लोड शेडिंग भी वापस करवा दी है। इंडिया जब से गई है तो लोड शेडिंग आ गई। अच्छा अब आप ये देखिए कि उस वक्त उन्होंने मुशर्रफ के फिर उसामा बिन लादेन को जब मारा तब एक तजाद बना इतना बड़ा, हमारे रिलेशन अपने लोएस्ट स्टेप पे थे, खासतौर पर उस वक्त कियानी के साथ, तो फिर कियानी के खिलाफ भी अमेरिका ने साजिश की होगी। अच्छा उसके बाद फिर जब जरदारी गए थे उधर अहमदनजाद के पास, अहमदनजाद जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान, उसके बाद जाके गैस पाइपलाइन का प्लान था ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, उस पर अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला बयान दिया था कि अनएक्सेप्टेबल है। फिर जब नवाज शरीफ ने सीपैक किया था तो सीपैक के ऊपर तो थ्रू आउट उनकी पोजीशन शुरू से रही है कि ये इसको रोका जाए, इसमें डेट बहुत आपका बढ़ जाएगा, उन्हें जियो स्ट्रेटेजिक मसला था। तो फिर बंदा कहे कि यार उसको यूसुफ रजा गिलानी को निकालने में भी अमेरिका इन्वॉल्व था, क्योंकि उन्हें था कि अहमदनजाद से ये डील ना करने, तो डिस्टेबलाइज करने उन्होंने ताहिर कादरी को भेज दिया। ठीक है, नवाज शरीफ को 2017 में निकालने के पीछे भी अमेरिका था, इसी सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकाला गया, तो वो भी क्योंकि सीपैक का उन्हें मसला था। और उस हिसाब से फिर इमरान खान के साथ भी ये हुआ। वही सीपैक जिसके डॉक्यूमेंट्स, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिससे चाइना को नाराज किया, इमरान खान की हुकूमत ने आईएमएफ को दिखा दिए, जो हमारा चाइना के साथ मुआहदा था कि नहीं दिखाने आपने, तो ये जो चाइना तो एंटी अमेरिका तो मैं करते हैं। आपको इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक सर्कल से बता सकता हूँ कि चाइना तो बहुत शदीद नाराज है इमरान खान से। सीपैक पे तो काम रुका हुआ है आईएमएफ की वजह से। जिस लेवल पे आईएमएफ के पास गए हैं, तो उन्होंने आते साथ ही, आपको याद है रजाक दाऊद जो इनके बिजनेस के बंदे थे, उन्होंने आते साथ ही कह दिया था कि हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट करेंगे चाइना के साथ। तो चाइना तो बहुत नाराज है, आईएमएफ ने उसको शाबाश दी। तो उस हिसाब से तो फिर ये सारा का सारा अमेरिका ही करा था। अमेरिका के साथ टेंस ताल्लुकात होना कोई नई बात नहीं पाकिस्तान के, मगर उन टेंस ताल्लुकात के से ये अखज करना कि पूरा एक मूव कराया गया है 6 महीने का, जो बाय द वे मार्च 2021 में भी हुआ था, वो सारे का सारा इन्होंने करवाया। वो तो उसके लिए तो आपको बहुत कुछ प्रूफ करना पड़ेगा, इसलिए नोम चॉम्स्की कहता है कि यार हो सकता है लेकिन कोई प्रूफ नहीं। अल्लाह बेचारे नोम जबकि चॉम्स्की। जबकि प्रूफ है, जब बोलिविया में उन्होंने ओवरथ्रो करवाया सीआईए ने, तो उसका प्रूफ है, वो आप देख सकते हो कैसे करवाया। सैंक्शंस लगाई हैं उन मुल्कों, वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगाई हैं, उनका सारा उन्होंने बाहर गोल्ड सारा जब्त कर लिया बैंक ऑफ इंग्लैंड। चिले इसी तरह क्यूबा के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई है। तो ये होती है अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट। ये नहीं होता कि आईएमएफ आपको पैसे भी दे रहा है, आपके साथ मिलिट्री के साथ अभी फरवरी में वो मशकें भी कर रहा है, आप उनसे पैसे मांगने बार बार जा रहे भी हो, और चाइना भी आपसे नाराज है, और साथ साथ वो आपकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो भी कर रहा है। गिव अस अ ब्रेक, थोड़ा सा आपको सीरियस होना। इसमें एक और फनी बात ये है कि पीटीआई सपोर्टर्स अब आपको भी गालियां देते हैं, मुझे भी गालियां देते हैं यूएस एजेंट्स होने के, जो कि हम इतने टाइम से क्रिटिकल है। आप तो अभी इन सफों में आए हैं, तो सिर्फ उन लोगों के लिए बाइडेन, अमेरिका की इंपीरियलिस्ट पॉलिसी, अमेरिका की वॉर मॉन्गरिंग, अमेरिका का सपोर्ट फॉर द कॉलोनियल स्टेट दैट इज इसराइल, उस पर 5-6 लानतें दे के आगे बढ़े, या आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अच्छी बात है। आई थिंक आज जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं क्यूबा के,
एम्बेसडर। एहसन इकबाल साहब ने एक बहुत ही फजूल बात की उनके बारे में कि जी हम क्यूबा की तरह, क्यूबा नॉर्थ कोरिया की तरह नहीं होना चाहते, हम मुल्क दुनिया के अंदर एक रिस्पेक्टेबल। चारों ने डॉक्टर्स भेजे ड्यूरिंग कोविड, उन्होंने वैक्सीन भेजी। क्यूबा आप अगर हो जाए तो आपकी क्यूबा तो सबसे ऑनरेबल मुल्क है जिसने गुर्बत के अंदर भी आपको मदद की, आपसे कुछ मांगा नहीं, आपको डॉक्टर्स दिए हैं, आपको पिछले साल फ्री वैक्सीन ऑफर की है। उसके बाद आप को मेडिकल स्टूडेंट्स आपके अभी पढ़ रहे हैं क्यूबा के अंदर, आपने क्यूबा को क्या दिया? आपके पास पैसा तो आपको तो बिलियंस मिलते हैं अमेरिका से, अमेरिका तो उन्हें ट्रेड भी नहीं करने देता, पैसा तो दूर की बात। सो दिस इज अ कंट्री दैट हैज शोन द वर्ल्ड अ डिफरेंट वे ऑफ बीइंग। तो आज उन्होंने किया ट्वीट, उन्होंने मुझे सुबह आज भेजा ना, अपनी ट्वीट भेजी, तो उस वक्त कोई ने जानता इतना नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है माहौल बना हुआ है वैसे ही इस वक्त, तो करते हैं आप अपना ग्रीवेंस शो करें, क्योंकि इशू ये है कि एक हमारी तो ये पॉलिटिक्स आज से नहीं पहले भी रही है, फिर रहेगी। उसमें नून लीग से हमारा तजाद है, पीपल्स पार्टी से हमारा तजाद है, पीटीआई से हमारा तजाद है। ये जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने आज क्यूबा को सपोर्ट किया है, हम उस तरह तो नहीं कर रहे। हमारा तो एक लॉन्ग टर्म एक सीक्रेट रिलेशनशिप है लेफ्ट के साथ, इस पूरी हिस्ट्री के साथ। हम तो करते रहेंगे, ये तो कल को वापस उधर ही जाएंगे जहाँ इन्होंने जाना है। हम इनका मक्का पिंडी है, इन्होंने उधर ही जाना है, हमारी पॉलिटिक्स कुछ और है। सो वी हैव टू, एंड इफ दोज पीपल इन द पीटीआई, यंग पीपल who are interested in this kind of anti-Americanism या मिलिट्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, फिर वो इसको नी जर्क सिर्फ ना करें कि कल को ठीक हो जाए तो फिर बस ठीक है, खान के साथ ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक, बल्कि एक्सप्लोर दिस हिस्ट्री, एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ द ग्लोबल लेफ्ट, एक्सप्लोर द हिस्ट्री ऑफ एंटी इंपीरियलिज्म इन पाकिस्तान। कौन था हसन नासिर शहीद, जो पहला मिसिंग पर्सन था पाकिस्तान का? वो CIA के खिलाफ काम कर रहा था, अमेरिकन हेजेमनी के खिलाफ काम कर रहा था। वो हैदराबाद दक्कन से आया था, बिग फ्यूडल फैमिली का, इधर रहा, इतना उसने काम किया। अयूब खान के दौर में उसको पकड़वाया CIA के कहने पे, उसको मिसिंग किया, उसको टॉर्चर किया, लाहौर किले में उसको मार दिया। हसन नासिर शहीद, ये हमारी रवायत। हम तो उस 1959 में जब हम सीटों सेंटों में थे, तब कम्युनिस्ट और लेफ्ट के लोग लड़ रहे थे। उसके बाद आप 60s में चले जाएं, हबीब जालब हैं, आपके बादशाह खान हैं, आपके ये अचरजई के वालिद साहब हैं, आपके पास ये जो नजीर अब्बासी शहीद हैं 80s के अंदर, जब कोई सोच नहीं सकता था अफगान जिहाद में अमेरिका पे क्रिटिसिज्म करने पे। नजीर अब्बासी स्टूडेंट लीडर थे डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन के, कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर थे, उन्हें पकड़ा गया, उन्हें टॉर्चर किया गया और टॉर्चर के दौरान उन्हें शहीद किया गया। तो ये वो लोग थे जो जिन्होंने जाने दी हैं। करियर्स कितने तबाह हुए हैं, हम नाम ले सकते हैं। पूरा प्रोफेसर्स ग्रुप था एक पंजाब यूनिवर्सिटी में लेफ्ट का, जिसको वाइप आउट कर दिया था जनरल ज़िया ने, और उसकी जगह जमीयत को इंस्टॉल किया। तो ये तो एक प्रिंसिपल पोजीशन है एंटी इंपीरियलिज्म फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। सिनिकल जो है वो ये है कि आप किसी दिन आप TLP बन जाओ, किसी दिन आप TTP बन जाओ, किसी दिन आप प्रो क्यूबा बन जाओ। ये प्रिंसिपल पोजीशन नहीं है, ये सिनिकल पोजीशन है। इफ यू डोंट स्टैंड फॉर एनीथिंग यू विल फॉल फॉर एनीथिंग। तो आपका इवेंचुअली यही होगा कि जब GHU में कुछ बेहतर हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा मामला। इनके तो ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात, ट्रंप अच्छा था, बाइडेन बुरा है। ट्रंप जो मतलब फाशिस्ट था, तो प्रिंसिपल आपके कहाँ गए थे? ये हुसैन हक्कानी आए हुए थे पिछली पॉडकास्ट पे, उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि इमरान खान की पॉलिटिक्स उनकी जात तक है। ट्रंप ने बुला लिया तो अमेरिका अच्छा हो गया, बाइडेन ने फोन कॉल नहीं की तो अमेरिका जल्लाद हो गया। बिल्कुल, सॉरी मैं पक्का बात। सिंस हम बातें जो आपकी हैं वो अब थोड़ी कोऑप्ट भी हो रही हैं राइट से, आपको कोफ्त आएगी, लेकिन मैं एक कैपिटलिस्ट एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप कल को समझें कोई नया फ्लेवर डिस्कवर करते हैं सोडा का, वो बहुत बिकना शुरू हो जाता है, लाहौर में बिक रहा है, पेप्सी देखेगी, पेप्सी बोलेगी यार ये तो बिक रहा है, हम बना लेते हैं। आप तो पेप्सी से नहीं कम्पीट कर सकते। तो PTM के नारे अब PTI की उसमें लग रहे हैं। लेफ्ट का जो एंटी इंपीरियलिस्ट पे आपने बातें की, आपने बच्चों को सिखाया, एक जहन बनाया, इतनी चीजें की, वो PTI ने सारा कोऑप्ट कर लिया।
you can't compete with them, can you? If they co-opt it and twist it in a certain way for their own political ends, आप उनसे equal footing पे लड़ तो नहीं सकते? Of course नहीं लड़ सकते. आपका एक वेजर होता है, प्रिंसिपल पोजीशन होती है लॉन्ग. प्रिंसिपल पोजीशन ये है कि अगर खान साहब वापस भी आ जाएंगे, क्योंकि वो एलीट कंसेंसस को नहीं तोड़ सकते. एलीट कंसेंसस ये है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो नीचे से ऊपर जाए. वो हर गवर्नमेंट के अंदर है. वो हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि पिछले 40 सालों में तो बहुत ज्यादा ये स्क्यूड है कि नीचे से ऊपर जा रहा है. टैक्सेशन इस तरह है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है, आपके लोन्स इस तरह से हैं, सब्सिडीज इस तरह से हैं. और होता ही ये है कि यहाँ पे आपकी जो एलिट्स हैं वो आपकी या तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के रेंट सीक करती है, जो मिलिट्री करती है कि जी अमेरिका की आपने जंगों में जाना है और आपने पाकिस्तान को कोई उसका एक किराया लेना है जंगों का. दूसरा ये है कि आपने एक एलीट कंजम्पशन का एक मामला है कि आपने इंपोर्ट करके लग्जरी आइटम्स कोई बड़ी जबरदस्त लाइफस्टाइल गुजारनी है. और जब क्राइसिस आएगा तो आप आईएमएफ के पास जाएंगे. आईएमएफ जो कहेगा कि यार अब आपको कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी है, तो कुर्बानी का बकरा कौन होगा? वो आप बलि चढ़ाओगे अवाम को. अवाम जो है वो एक तरह से अब ये एक ऑलमोस्ट थियोलॉजिकल चीज बन चुकी है कि इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द नेशन के लिए किसी ना किसी को तो सैक्रिफाइस करना है. वो सैक्रिफाइस हमारे सामने आ गया. अभी प्रोफेसर नौशीन है पंजाब यूनिवर्सिटी की, उन्होंने अभी एक रिसर्च किया है उधर हरबांसपुरा लाहौर में. वहां पे पानी में जो लेड कंटेंट WHO कहता है कि पर लीटर 15 होना चाहिए, 1500 निकला. 1500. ओह माय गॉड. 1500. मतलब वो कुत्तों के लिए, जानवरों के लिए, मैं कहना नहीं चाहता, जानवरों के लिए वो पानी ठीक नहीं है. और वो बच्चे पी रहे हैं वहां. और ये उनके किचन से लिया गया, किचन से लिया गया. और वहां उसका रिजल्ट क्या है? उन्होंने एक और टेस्ट किया बच्चों का. 78%, 78% ऑफ द चिल्ड्रन वर फाउंड टू बी एनीमिक. इतने बच्चे हैं 17 साल के, 16 साल, 78. आपके 78% बच्चे स्टंटेड उस लाहौर के एक वर्किंग क्लास एरिया. तो आप सोच सकते हैं स्केल क्या है कैटास्ट्रोफी. ये ऊपर बातें हो रही हैं, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तरफ कंस्पिरेसीज है. ये तो ऊपर लड़ाई चल रही है, दोनों तरफ चल रहे हैं. आज के कंस्पिरेसी जीत लिया, कल को कॉन्स्टिट्यूशन वाले भी जीत जाएंगे, पीटीएम वाले. मगर ये जो नीचे एक पोस्ट अपोकलिप्टिक सिचुएशन बन चुकी है, जहाँ पे जो स्कूलों का अगर आपको मैं बताऊं तो वो स्कूल हम जहाँ पर एजुकेशन कैंपेन हम कर रहे हैं एक वर्किंग क्लास एरिया चुंगिया बसती लाहौर, वहां पे उस एक स्कूल के अंदर कोविड के दौरान 300 टोटल स्टूडेंट थे, 92 स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया. 92 आउट ऑफ 300 बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. कोई टेलर बन गया, कोई ब्यूटी पार्लर चली गई, कोई कुछ और फैक्ट्री वर्कर बन गया. 14, 15, 16 साल के, 13 साल के बच्चे. हमने अभी जो कैंपेन की है वहां पे हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं प्रोफेसर अमीन लुत्फी, वो अब लम्स में हैं. उन्होंने हेल्प किया कुछ, हम सारे स्टूडेंट्स को वापस ले आए. लेकिन इस तरह के तो सैकड़ों स्कूल हैं. तो आप देखिए कि बच्चों का और नौजवानों का अगर वो क्लास डिवाइड की उस तरफ पैदा हो जाए, उनका कोई फ्यूचर है नहीं. उनका पानी साफ नहीं, हवा साफ नहीं, घर नहीं, गलियां नहीं, स्कूल नहीं, नौकरियां नहीं. तो ये तो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसको चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए. वो तो नहीं हो सकता अगर शाह महमूद अभी भी आपके राइट हैंड मैन है. अगर आपका जो रेट्रिक है उसमें इकोनॉमिक जो इश्यूज है उस पर आप बात ही नहीं करते. आपका सारे का सारा फोकस ये है कि जी वो इधर ऐसे उसने झूठ बोल दिया, उसने अमेरिका ने ये कर दिया, इस्लाम का ये हो गया, इस्लामोफोबिया से मैं लड़ रहा हूँ. डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन. लोगों को आपने बस फोकस नहीं करने देना. लोगों की जो मटेरियल कंडीशंस है उनसे उनको बेगाना रखना है. उनको कहना है कि कोई और मकसद है, और वो मकसद इवेंचुअली अगर आप इसका एनालिसिस करें तो बॉइल डाउन कर देता है कि खान साहब को वापस प्राइम मिनिस्टर. सो अमाद, जो सारी चीजें आपने आउटलाइन कर दी हैं, ये तो पाकिस्तान के अंदर अपना ही इसराइल है और अपना ही फलस्तीन है. एक क्लास ऑप्रेसर है और एक क्लास ऑप्रेस्ड है, और उनको बस जिंदा रखती है इस तरह कि वो लेबर कर सकें, और लेबर करते करते मर भी गए तो और उनके पीछे खड़े हुए हैं, बस वो भूख से मर भी रहे हैं इनफैक्ट.
जिस तरह फलस्तीन को रखा जाता है उस तरह हम यहाँ लेबर क्लास को रखते हैं और एक क्लास खुश रहती है। सो ये जो एक टर्माइट रिडन सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम जब तक क्रैश नहीं होगा या ओवरथ्रो नहीं होगा या रेवोल्यूशन नहीं होगा, बैंडेड फिक्सेस तो इसके कोई नहीं नजर आ रहे। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम एक वी नीड पॉलिटिकल ग्रुप्स दैट आर नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। जो इस जो बुनियादी तजाद है, जो कि भूख का तजाद है, जो कि रोटी का है, जो हेल्थ का है, जो इस वक्त एजुकेशन का है, जो पानी का है, जो एम्प्लॉयमेंट का है, जो बुनियादी डिग्निटी के सवाल है, उसके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज। अगर आप ये कह देते हो ना कि यार हमने ये मिनिमल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो हर पाकिस्तानी को देते, उसके लिए हमें अमेरिका से लड़ना पड़े, IMF से लड़ना पड़े, उसके लिए आपको सीपैक नेगोशिएट करना पड़े, उसके लिए आपको किसी की, चाहे वो जरदारी की शुगर मिले हो, शाह महमूद की वो आपकी जो जमीनें हो, जागीरें हो, या वो शहबाज शरीफ की फैक्ट्री हो, आपने उसको जब्त कर लेना है, बांट देना है। अगर इनकी पूरी नहीं हो, अवाम की अगर पूरी नहीं हो, मतलब एक बुनियादी तो मिनिमल तो सबको मिलेगा, तब आप कहो ना कि ठीक है, आप बाहर भी चाहते हो, आप बनी गाला भी चाहते हो, आप बिलावल हाउस भी चाहते हो, आप जाती उमरा भी चाहते हो, ठीक है आप करें, बट एटलीस्ट लीव अ बेसिक, like leave something that allows a basic amount of dignity for our future generation। basic एक dignity हो, जो मेहनत कर रहे हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं। आपको यार ये जब हो जाएगा ना, इससे ऊपर हम अगर आप करना चाहते हो तो कर, अगर आप नहीं आप कर, ये जब तक नहीं होता तब तो कोई मसला नहीं है कि अगर आप 7 दफा पेरिस नहीं जाते, आप साल में 3 दफा चले जाए, इतनी कुर्बानी है ना। एक तरफ ये कुर्बानी है जिसपे वो रोएंगे कि वो देखे हम तबाह हो गए, दूसरी तरफ कुर्बानी ये है कि 80%, 78% बच्चे जो हैं स्टंटेड। अब आपने चूज करना है इसमें से, तो अनलेस आपका बिलीफ है सबकॉन्शियस लेवल पे कि इन लोगों की जिंदगियों की कोई कीमत ही नहीं है, ये डिस्पोजेबल है, अगर ये आपका नहीं है बिलीफ, तो आप कभी भी ये कबूल नहीं करोगे। ये बेहिस्सी और बगैरती हमारी की तो लीड्स सर, के अंदर ये बिलीफ है। बगैरती और बेहिस्सी की तो यहाँ पे ये इंतहा है कि ये जो मुजम्मिल हैं, इन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि आप लोग बोलते हैं गुर्बत है, लुक एट इंडस मोटर्स मेकिंग अ रिकॉर्ड प्रॉफिट्स। एंड आई वाज लाइक, ये बेवकूफ हो तुम या तुम बेहिस हो? लोग रोटी के लिए मर रहे हैं, एंड इफ द बैंकिंग सेक्टर, द टेक्सटाइल सेक्टर एंड द मोटर सेक्टर एंड 60-60 लाख की सिविक्स अगर सोल्ड आउट हैं, ये हुकूमत और हुकूमती निजाम और सालों की हमारी इकोनॉमी पे लानत होनी चाहिए। दिस इज नॉट अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन, बट समहाउ दे सेलिब्रेट दिस एंड दे मॉक पीपल हु क्राई अबाउट इन्फ्लेशन बाय शोइंग कि सिविक सोल्ड आउट हो गई हैं। आप देखिए ना, ये अब हम तो चाहते हैं गरीब मुल्क है, अगर इसमें पैसा बनाते हैं सरमायादार, इवन एज अ सोशलिस्ट मैं कहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ प्राइवेट तो रखना पड़ेगा, जाहिर है, हम नहीं कह रहे कि आज ही आप कुछ कब्जे में ले लो, मगर आप देखिए जिस लेवल का आपने छूट दी हुई, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस लग ही नहीं रही, वो पानी आप उसकी कॉस्ट ही उसमें नहीं कर रहे कि यार वो फैक्ट्रियां जो है कोट लखपत में है, इधर गज्जू मत्ता में है, मैं तो लाहौर की बात कर रहा हूँ, बाकी भी आप पूरे पंजाब में निकल जाए, सिंध निकल जाए, बाकी जो वो निकल जाए, वो पानी तबाह कर रहे हैं। उन पे कोई कोई उसको उनको पकड़ने वाला नहीं है, उनसे बात करने में डरते हैं। कोई SHO में जरूरत नहीं है कि वो फैक्ट्री अगर जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ लेबर को मारने जाएगा, वो कभी उसकी जरूरत नहीं है कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को भी हाथ लगाए। ये इतने पावरफुली ऑर्गेनाइज्ड है, कोई गवर्नमेंट आए फर्क नहीं पड़ता, वो इतने बजट होता है, बजट जून में आना होता है, ये वो लोग हैं जो वाइन एंड डाइन कर रहे होते हैं मिनिस्टर्स को फरवरी से इस्लामाबाद, उनको कोई वो तो अपनी सारी जो कंसेशंस होती हैं अप्रैल तक ले लेते हैं। कौन नहीं रिप्रेजेंटेड जाहिर है वो बंदा नहीं है जो कि, या बंदी नहीं है जो अपनी फैक्ट्री में भी नहीं बोल सकता, ये नहीं कह सकते कि यार जो मेरे साथ आपने मिनिमम वेज का कॉन्ट्रैक्ट किया था, मुझे मिनिमम वेज तो दे, मुझे EOBI का पूरा वो तो दे दो, बेनिफिट्स तो दे दो, या जो आपने उसके जो आपकी पेंशन है, या आपकी जॉब सिक्योरिटी है, या डेथ ग्रांट है, या मैरिज ग्रांट है, ये सब लॉ के अंदर है, उसको इम्प्लीमेंट करा दो। कौन करता है? और अगर वो उस पर लड़ेगा तो जाहिर SHO आके उसको ऐसी फैंटी लगाएगा। ये तो हम रिकॉर्ड भी नहीं करते ना कि कितना मारती है डेली बेसिस पे पुलिस उन
वर्कर्स को, जो बोलते हैं अभी इब्राहिम फाइबर का एक हमने किया था फैसलाबाद में, हमने उस पर काफी लड़ाई की थी। कोरोना के दौरान उन लोगों ने हुकूमत से पैसे भी ले लिए रोजगार स्कीम के तहत, 2 या 3 अरब रुपया, और वो था कि जी हमने निकालेंगे नहीं वर्कर्स को, और वो पैसे करके गोल्डन हैंडशेक के जरिए उन्होंने कोई अपने 2000 से ज्यादा वर्कर्स को निकाला। वो वर्कर्स जिन्होंने 25 साल से उस फैक्ट्री में काम किया था, आज उनके घरों में फाके हैं। हमारे कुछ दोस्त उन्हें मदद कर रहे हैं, हम कहते नहीं है रोज रोज, ये एक यानी उनको टिश्यू पेपर की तरह आपने फेंक दिया। उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया शाहकोट में 1.5 साल पहले, तो पुलिस ने उन्हें इतना मारा, मैं भी उधर था, इतना मारा, इतनी बड़ी लड़ाई हुई, पर्चे हुए, उस आधे उनमें से पीछे होके कॉम्प्रोमाइज कर कि हम कैसे लड़ेंगे इतने ताकत, और वो धमकी ये देता था कि मैं शहबाज शरीफ का भी दोस्त हूँ, इमरान खान का भी दोस्त हूँ, बाजवा का भी दोस्त हूँ, जरदारी का भी दोस्त हूँ। ये है आपकी एलीट। वो टेक्सटाइल के लोग थे, उनकी एक एसोसिएशन जो है उसके आगे में से कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, और ट्रेड यूनियन ऐसी आपने रहने ही नहीं दी जो आगे से लड़ सके, मुज़ाकरात कर सके। ये लोग स्टेट बैंक आपने इंडिपेंडेंट कर दिया है, ये स्टेट बैंक के गवर्नर को भी मिलते हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर को भी मिलते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर को भी मिलते हैं, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी मिलते हैं, ये ISI के हेड को भी मिलते हैं। जो ट्रेड यूनियन का बंदा है उसको कोई 17वें ग्रेड वाला 18वें ग्रेड वाला जो एक अफसर है वो नहीं लगाता कि इनकी क्या औकात है। हालांकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं चंद हजार लोगों को, और जो ट्रेड यूनियन वाले हैं वो करोड़ों वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उनकी तंजीम ही तोड़ दी है, उन्हें डीमोबिलाइज कर दिया, उन पे पर्चे होते हैं, उन पे दहशतगर्दी के पर्चे हुए हुए हैं, वर्कर्स पे गोलियां सीधी सीधी मारी गई हैं। किसानों का भी यही हाल है, उनको पूरे जो काड़ा मिलिट्री फार्म्स उठा लें, या आप ये उठा लें जो इधर डेरा साइकिल में मुरीद के करीब हमारी कॉमरेड थे दस्तगीर साहब, इन लोगों पे पर्चे, दहशतगर्दी के पर्चे किए कि उन्होंने कहा कि जमीन जो है वो किसानों की है जिसको छीना जा रहा था। वो नून लीग के जमाने में हुआ, एक PTI के जमाने में हुआ, फिर जो बाबा जान हमारे पकड़े गए थे जो गिलगित बल्तिस्तान में, जिनका था कि जो फ्लड हुआ हैदराबाद झील का जो मसला हुआ उसके ऊपर उन्होंने मुजाहरा किया था, कॉम्पनसेशन मांगी थी जिन लोग का, जो लोग डिस्प्लेस हुए थे, और हुकूमत ने जो पुलिस थी उसने फायर करके एक बाप बेटे को, मुतासरीन को, जो विक्टिम्स ऑफ द फ्लड, उनको कत्ल कर दिया। और उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, और इसके बजाय कि उसको पुलिस वालों को सस्पेंड करते, उन्होंने बाबा जान और उसके साथियों के ऊपर पर्चे कर दिए दहशतगर्दी के, और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में ले गए। ही स्पेंट अबाउट 8 years in jail for standing for the victims of Atabad Lake. तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI, आप ये तो एक एलीट कंसेंसस है, इसलिए तो कहते हैं ऊपर आप है इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, लेकिन फंडामेंटल जो कंसेंसस है अगर उसे कोई पार्टी कभी चैलेंज नहीं करेगी तो फिर ये चीजें बेहतर नहीं होंगी। मेरा अपना जो एक बिलीफ है वो यही है कि वी नीड टू फॉर्म अ पावरफुल ग्रुप जो कि इस मेजॉरिटी को, अनरिप्रेजेंटेड मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करे। they are big in numbers, they are extremely exploited, extremely angry and extremely despondent। उनको अगर मोबिलाइज आप करके तो फिर एक कॉन्वर्सेशन ही चेंज हो जाएगी। कॉन्वर्सेशन ये ऐसी बातें आप PTM कहते हैं, पंजाब के अंदर से आपको ऐसी खबरें मिलेंगी कि किस बंदे ने कितने 30 साल दिए किसी एक फैक्ट्री को, एंड में वो फौत हो गया, उसको कभी मिनिमम वेज नहीं दी गई, और उसकी फौतगी पे जो उसका डेथ ग्रांट था वो भी नहीं दिया, उसकी बेटी की शादी नहीं हो सकी। चप्पे चप्पे पे स्टोरीज। यानी आपके यहाँ जितना यहाँ ये दुखिस्तान है पाकिस्तान, लोग निकले तो सही, जाएं तो सही, लोगों से मिले। हम एक ऊपर वाले चीज में जो PTI की रेवोल्यूशन है वो उसके अंदर बाइंग एंड लार्ज रिप्रेजेंटेशन प्रिविलेज की, और जो नून लीग और PPP है, PPP इन सिंध, नून लीग इन पंजाब, वो पेट्रनेज नेटवर्क्स की पॉलिटिक्स। There's a world beyond this, और आई थिंक किसी का पढ़ा था, उसने कहा था कि there's a space beyond रूमी नहीं, beyond
interference and conspiracy. Okay. And I'll meet you. Rumi रूमी I का think there is रीवर्क किया हुआ है. ये interference और conspiracy दोनों sides हैं, but there is a crisis that is unimaginable and we have to deal with it. सो होपलेस नहीं करता मैं. होपफुली आप वहां तक पहुंच जाएंगे. अब मोडालिटीज उसकी क्या होंगी वो अल्लाह को ही पता, किस तरह सिस्टम को ओवरथ्रो करके आप जाएंगे. बट आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. इवन जो पीटीआई गवर्नमेंट डेली वेज लेबरर रोती जा रही थी, मैं आपको भी फॉलो कर रहा था, महाराष्ट्र को भी फॉलो कर रहा था, साथ वो कच्ची आबादियां भी तोड़ रहे थे, लोगों को फायर भी कर रहे थे. मोस्ट ऑफ द कोविड रिलीफ वाज गिवन टू बिग कंपनीज, इट वाज नॉट गिवन टू डायरेक्ट पीपल. एहसास आप लोग करते रहते हैं, बहुत अच्छी चीज है, देनी चाहिए. बट मेजर रिलीफ जो गई है वो उधर ही गई है. ये एलीट कैप्चर है. हम अज्यूम करते हैं आप पहुंच गए, आप कल प्राइम मिनिस्टर बन गए, एंड आई डाउट वील हैव द टाइम टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ जजिंग जुल्फिकार अली भुट्टो's नेशनलाइजेशन. बट नेशनल कंसेंसस में एक नेगेटिव आइडिया है उसके बारे में. आप भी जो अब इस तरह से बातें कर रहे हैं कि भाई जब तक छीन कर बांटा नहीं जाएगा तब तक कोई और हल है नहीं. सो ये एक जो इनहेरेंट फियर है, जो अमेरिका में तो बहुत ज्यादा वोकलाइज होता है, बर्नी सैंडर्स के अगेंस्ट भी होता है, एओसी के अगेंस्ट भी होता है. पाकिस्तान में लेफ्ट शायद इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना वोकल, इतना मेन स्ट्रीम नहीं है कि हमें वो वोकलाइज्ड मेजोरिटी में डिस्कशंस नहीं मिलते. Is there something you can say to allay the fears of our, if not the elite, maybe the middle class, who has been tricked by the elite into thinking that it is they who will suffer under this autocratic regime of wealth redistribution? Or would you just say, no, these industrialists will have to suffer and go to the gallows? There's no other way. There will be pain. देखिए, एक तो पहली बात ये कि नेशनलाइज करना सोशलिज्म नहीं है, ना प्राइवेट डेफिनेशन है कैपिटलिज्म. ठीक है, ये बहुत ये मैं नहीं कह रहा, ये एंगल्स का एक बहुत फेमस आर्टिकल है जो मार्क्स के बेस्ट फ्रेंड थे और को ऑथर थे, सोशलिज्म साइंटिफिक एंड यूटोपिक. उसमें बहुत एक्सप्लेन करता है कि यार ये कैपिटलिज्म को आप डिफाइन तो नहीं कर सकते स्टेट से. अगर स्टेट वर्सेस प्राइवेट, जो सारी यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री बनी थी इंडिया के अंदर, जो ब्रिटिश से बनाई थी अंडर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, वो सारी स्टेट ओन थी. सबसे बड़ी रेलवे थी, तो वो सोशलिस्ट रेलवे नहीं थी क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाई थी. उसका मकसद क्या था वहां से तय होता है कि वो पब्लिक गुड के लिए थी या प्राइवेट एंड इन दिस केस एलियन अप्रोप्रिएशन के लिए, इस्तेसाल के लिए. और वो अब हमें पता है कि रेलवेज का मकसद था कि वो जो किसान जो कुछ बना रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, गंदम था, जूट था, जो भी था, उसको वो मुख्तलिफ जो इलाके थे हिंदुस्तान के, वहां से पकड़ के वो पोर्ट्स की तरफ लेके जाए. इससे सारी रेलवेज जो है वो पोर्ट्स की तरफ आती है, पोर्ट से फिर वो इंग्लैंड लेके जाए. और उसकी वजह से यहाँ कहत होते थे, फैमिन्स होते थे, बहुत लोग मरे जाते थे. तो ये तो स्टेट वर्सेस प्राइवेट इशू नहीं. इशू ये है कि आपका फंडामेंटल डायरेक्शन क्या है. स्टेट तो आज भी बहुत इन्वॉल्व है इकोनॉमी के अंदर. स्टेट ही है जो मराद दे रही है, स्टेट ही है जो सब्सिडीज दे रही है अमीरों को. रीडिस्ट्रीब्यूशन से अगर जो इतना डरते हैं, अभी वो रीडिस्ट्रीब्यूशन पे क्यों नहीं बात कर रहे? रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही तो है, नीचे से गरीबों से पैसा ऊपर जा रहा है. अब तो एम्पिरिकल हमारे पास आ गया है ना. ये तो जो पाशा साहब ने किया है कि 2,500 अरब रुपए से ज्यादा सालाना नीचे से पैसा ऊपर जा रहा है. वो सोशलिज्म है, वो स्टेट मैनेज सोशलिज्म है फॉर द रिच, वेलफेयर स्टेट फॉर द रिच. अगर तो ये सस्टेनेबल है फिर तो ये चलता रहे. मेरे नजदीक सस्टेनेबल नहीं है, और किसी के भी नजदीक जो थोड़ा सा रीजनेबल हो सस्टेनेबल नहीं है. सस्टेनेबल ये है कि आप दो चीजें अगर करें. एक चीज, आप सब्सिडीज की जो टारगेटिंग है वो अमीरों से गरीबों की तरफ कर दें, जिसका मतलब है कि जो सरप्लस बन रहा है उसके अंदर आप ये देखें कि जहां जहां आप सब्सिडी दे रहे हैं, जहां जरूरी है अमीरों को, कभी इंडस्ट्री में या किसी चीज में, उसको आप जोड़ें लेबर राइट्स के साथ, एनवायरमेंटल लॉ के साथ, रेगुलेशन अपनी तेज करें. जो डी रेगुलेशन का सारा मामला है उसे खत्म करें. दूसरा ये है कि आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करें. जो प्रॉफिट्स बन रहे हैं, जो अमीर हो रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स ज्यादा हो, इसकी बजाय कि सारा का सारा आपका जोर ये है कि महंगाई के जरिए आपने गरीब आदमी से टैक्स लेना है. इनकम डिफ्लेशन जिसे कहते हैं, इनकम डिफ्लेशन के जरिए
आपने इकोनॉमिक क्राइसिस को करना है। तो दूसरा आप ये करें। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है, जिसकी अगेन हम टाइम नहीं है, लेकिन आपको एक इकोनॉमिक प्लान चाहिए। आपकी सारी जो प्लानिंग, आपकी जो सारी पॉलिसी है वो किसी प्लान के तहत होनी चाहिए। प्लान बुनियादी तौर पे क्या है कि आपको एक्सेसिव इंपोर्ट्स अपनी कम करें और इंडस्ट्रीज बनाएं जिसमें आप लोगों की जरूरियात भी पूरी कर सके और अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके। ये आपका बुनियादी एक नेशनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को कम करने के लिए और एक सरप्लस में जाने के लिए ओवरऑल। अगर ये तीन चीजें हो जाएं तो आपका एक लॉन्ग टर्म डिफरेंट डायरेक्शन होगी। उसके अंदर आप कुर्बानी किसी ना किसी को देनी पड़ेगी। अगेन ये नहीं हो सकता कि सब एक साथ ग्रो करें। सोसाइटीज क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है। अभी जिस तरह हम कह रहे हैं कि बच्चे पैदाइश के ऊपर फौत हो रहे हैं, लोग जो हैं वो टाइफॉइड से फौत हो रहे हैं। इस वक्त लाहौर के अंदर टाइफॉइड से लोग फौत हो रहे हैं। ये बात होती, डेंगी अभी कुछ महीने पहले था इतना ज्यादा। लोग तो गंदगी के ढेरों पे रह रहे हैं और उनके पास दवाइयां नहीं है, खुराक नहीं है, पानी साफ नहीं है, नौकरियां अच्छी नहीं है, मेंटल हेल्थ के क्राइसिस हैं। कल अभी हम चुनिया मसदूद में देखा कि वो एक पागल शख्स ने अपनी पूरी फैमिली को इतना शदीद मारा, मेंटली बेचारा ठीक ही नहीं। वो तो नहीं जा सकता कि जी मेंटल हेल्थ के पास नहीं। वो इलाकों में क्या क्या हो रहा है, इट्स अ कैटास्ट्रोफी। तो दूसरी तरफ जो है आपके जतोई को जो फ्यूडल्स को इस वक्त मिल रही है सब्सिडी, कॉर्पोरेट को सबसे बड़ी मिल रही है, दूसरी फ्यूडल क्लास को। ये क्यों मिल रही, किस चीज के लिए? आप उसे वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये जो है ना सेंडिंग टू द गैलोज, ये तब आता है जब एक बुनियादी तब्दीली के खिलाफ क्या, लेट्स हैव अ कंसेंसस के चीजें, लोगों को इम्प्रूवमेंट हमें देनी है, बाकियों को आपको अपना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा शेयर ऑफ द पाई। क्योंकि पाई जो है, हम पाई भी एक्सपैंड करेंगे ओवर टाइम, मगर शेयर भी कम करना पड़ेगा। तो हमें इस पे कंसेंसस करें। अगर उसको कोई बुनियाद बनाकर एक काउंटर रेवोल्यूशन करने की कोशिश करता कहता है कि मैं तुम लोगों को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, जो फिडेल के साथ किया उनकी नीड से। फिडेल, आपको पता है कि फिडेल क्यूबा के जो सदर फिडेल कैस्ट्रो, वो अपने आप को कम्युनिस्ट भी नहीं कहता था। वो तो अपने आप को, वो तो इलेक्शन कराना चाहता, और उसको जब उसके खिलाफ जिस किस्म का रिवोल्ट किया उनकी लीड्स ने, उससे लड़ाई में उसने, उसके अपने बंदे भी मरे, उसने भी मारा। तो अगर जाहिर है कोई आप बुनियादी तब्दीली करो, आप इब्राहिम फाइबर के वर्कर कहें कि यार हमें जॉब सिक्योरिटी जो हमारा हक था 25 साल बाद वो दो। जो आपने पैसा लिया हुकूमत से इस नाम पे कि आप हमें निकालोगे नहीं नौकरी से, उसके बाद आपने हमें निकाल दिया, वो पैसा आपने स्टॉक मार्केट में निकाल दिया, उसका हिसाब दो। और उसके बजाय कि आप हिसाब दो, आप आके पर्चे कर देते हो दहशतगर्दी के, बंदों को उठा देते हो, टॉर्चर करते हो, मारते हो। फिर आपको क्या, देखें आपका जो सोशलिज्म है उसमें कोई वायलेंस तो नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता कोई रेवोल्यूशन नहीं आता वायलेंस के बगैर। इवन हम अगर मार्टिन लूथर किंग का जिक्र करते हैं तो मैल्कम एक्स एग्जिस्ट करते थे, इसलिए मार्टिन लूथर किंग की पॉलिटिक्स हैड मोर पावर। भगत सिंह एग्जिस्टेड व्हिच इज व्हाई गांधी हैड मोर पावर। इवन मंडेला का अगर जिक्र करें, 22 साल क्या हुआ। लोग मुझे मारना शुरू कर देंगे क्योंकि उनके 400 सवाल हैं और हमारे पास वक्त आज बहुत ही कम था। सो आई एम गोना आस्क यू मे बी एज लाइक अ रैपिड फायर, कुछ बहुत सारे questions. We'll see how many we can run through, and maybe let's keep the answers brief so that I can get through as many as I can. And for people whose questions I will miss out, I'm sorry, I'll ask Kumar again. How do you Karan Johar, rapid fire, how do you see the future of the Pakistan left like 2 decades from now? Do you think we will have a proper left wing mainstream party? मैं sadly no कहूँगा, but Amar go. नहीं, आई थिंक पार्टी बनेगी, पार्टी बहुत बड़ी बनेगी। आई थिंक बहुत ज्यादा यंग लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। आई थिंक इलाकों में कोई जा रहा नहीं, अगर जाएंगे हम कोशिश कर रहे हैं, रेगुलरली जा रहे हैं। हम अभी मैं भी अनाउंस कर दूं, हम एक बड़ी एक एजुकेशन कैंपेन कर रहे हैं जिसमें अभी हम अनाउंस करने वाले हैं कि वी नीड एन एजुकेशन ब्रिगेड। नौजवान सुन लें, उसका एक्टिव हो, इलाकों में जाके हमने मेंटरिंग करनी है, करियर काउंसलिंग करनी है, लोग को स्कूल्स को हेल्प करना है, उनके स्टूडेंट्स को हेल्प करना है। आई थिंक अगर हम इलाकों में जाके इसका काम करेंगे, बाकी लोग नहीं कर रहे, नहीं कर सकते क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अलाउ नहीं करती। और फिर अगर फैक्ट्री एरियाज में अभी हम काम कर रहे हैं, वहां पे अगर काम बढ़ेगा तो
दुनिया भर में अभी आम आदमी पार्टी ने इंडिया में क्लीन स्वीप कर दिया। पंजाब में वो गैब्रियल बोरेक जो था, उसको 5 साल पहले कोई जानता नहीं था, चिले में वो सदर बन गया। आई थिंक यहाँ पे भी होगा। आई पर्सनली थिंक अगले सिर्फ 12 से 15 साल में एक लेफ्ट पार्टी होगी जो कि पावर में आने की पोजीशन में होगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम पार्टीज कोलैप्स कर रही हैं। ये मेरा एक मानना है, तो आई थिंक हो सकता है बिल्कुल। ये काफी लोगों ने ये भी सवाल पूछा था कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन जॉइनिंग अ मेन स्ट्रीम पार्टी लाइक पीपीपी एंड देन टेकिंग इट बैक टू इट्स लेफ्टिस्ट रूट्स एंड मेकिंग दैट लेफ्ट। पीपीपी मैं आपको पता है, मेरे फैमिली मेंबर्स रहे हैं उसके मेंबर्स, उसके सपोर्टर्स। मैं कभी भी नहीं रहा, मैं हमेशा से उससे डिसइल्यूजन रहा हूँ। कुछ चीजों पे ज़ाहिर है हम सपोर्ट करते हैं हर पार्टी को, लेकिन फंडामेंटली आप पीपल्स पार्टी से मुझे प्रॉब्लम ये है कि उनकी सोशल बेस क्या है। उन्होंने सिंध में चूज किया है अपनी सोशल बेस को इतना ज्यादा फ्यूडल बनाना, इतना ज्यादा रिग्रेसिव एलिमेंट्स को लेकर आना कि जो उनके प्रोग्रेसिव फेसेस हैं वो मीडिया तक रह गए हैं, लेकिन अगर आप इलाकों में चले जाओ, और मैं सिर्फ 2 दफा अभी पिछले साल फिर क्या है काफी तफसीली, एक तो हालात जितने खराब है, और जो जितना गंदा फ्यूडल है वो पीपल्स पार्टी हर इलाके। अब मैं नहीं कह रहा कि हर इलाके का शायद नहीं, बट लाइक जहां जहां मैं गया वहां पे जो सबसे बदनाम जमाना थे वो पीपल्स पार्टी के। और जो नाजिम झोंकियों वाला वाकया हुआ है, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि जो एवरीडे वायलेंस, आप ऊपर तो आइन आइन करते रहो, अच्छी बात है, लेकिन नीचे तो ये उस मासूम को अपने घर बुला के नशे की हालत में एक बंदा टॉर्चर करके जान से मार देता है। और डिफेंस और क्या है, उस हमने तो बोला था रफ अप कर दो, उन्होंने मार दिया। मतलब लानत नहीं होनी चाहिए आप लोगों पे कि ये ये तो आपका हमारे जो डिफेंस है। कांग्रेस लीडर थे नजीर अब्बासी, उनके साथ भी यही किया था फौज। सलीम एक शहजाद के साथ मेजर ने, भी यही हुआ था। ब्रिगेडियर जो वो ब्रिगेडियर बिल्ला उन्हें कहते थे, अपने नाम का शायद एजाज शाह नाम, वो कहते थे कि यार वो गलती से मारा गया था। तो ये तो नहीं ना कि मैं इतना टॉर्चर करके आपको के गलती से मर गया। सो ये तो पर ओवरऑल आप देखें ना, ये फिर उस वो चले, वो भी था। फिर बहरिया टाउन में जो कुछ, वो कहाँ से एक्सेप्टेबल है। सो आई थिंक कि हर पार्टी से बात रहनी चाहिए, बट पीपल्स पार्टी फंडामेंटली हैज गिवन अप ऑन इट्स प्रोग्रेसिव रूट्स। वहां पे ट्रेड यूनियन की पॉलिटिक्स नहीं है, वहां पे किसानों की पॉलिटिक्स नहीं है, वहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं है। उनके पास पैसे वाले हैं, और वो थोड़ा बहुत ये जो है ना बिस्प वगैरह, ठीक है, एहसास प्रोग्राम था, बिस्प है, ये वो हम सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये नहीं है लेफ्ट। ये पिटी जो है ये लेफ्ट नहीं है। लेफ्ट है एम्पावरमेंट ऑफ द वर्किंग क्लास। एम्पावरमेंट होती है खेत में, कि किसान और हारी के पास ये हक हो कि वो कह सके कि मुझे जागीरदार मेरा पूरा हक। और अगर वो नहीं देता तो उसके पास कोई तंजीम हो जो उसके साथ खड़ी हो जाए, उसका लड़े। उस तंजीम का नाम अगर पीपल्स पार्टी हो तो हम उसे ज्वाइन कर। तंजीम जो है वो छोटी छोटी लेफ्ट के ग्रुप्स हैं, और जो जागीरदार है वो पीपल्स पार्टी के साथ। यही फैक्ट्री में होता है। फैक्ट्री में वर्कर के पास तंजीम होती है जो लड़ती है। एक जमाने में पीपल्स पार्टी, उसका नाम नेशनल अवामी पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी। जो भी वो तंजीम होगी जो एक कमजोर को ताकत देगी कि वो एक पैसे वाले के पास, ताकत वाले के पास सामने खड़ा हो जाए, और इस कॉन्फिडेंस से बोले कि उसे पता हो कि पीछे उसके पास पैसा नहीं है लेकिन तंजीम है जो साथ खड़ी होगी, वो हमारी तंजीम। मेरा पीपल्स पार्टी वो नहीं है। हकूक खल पार्टी वो पार्टी बनना चाहती है जो कि स्ट्रेंथ बने इन कमजोर लोगों की। एब्सोल्युटली, आई थिंक सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए मुझे भी कभी कभी जयाला, बिकॉज मैं सिंधी हूँ, लोग समझते हैं मैं जयाला हूँ। आप एंकर्स उठा लें, आप टीवी शोज उठा लें, इस पॉडकास्ट पे मैंने अपने पेज पे जितना पीपीपी को क्रिटिसाइज किया फॉर बहरिया टाउन, जिसपे उनका मुंह नहीं खुलता, क्योंकि एंकर्स बहरिया टाउन के खिलाफ नहीं बोल सकते ना। बिलावल को बिल्लो बोलना आसान है, इस बात पे बात करना कि गाँवों में जाके लोगों को मार कर उनकी जमीन चोरी करके सिंध पुलिस पीपीपी इंक्लूजन विद मलिक रियाज, दैट हैपेंड, that those are the conversations we need to have, rather than how effeminate Bilawal is, which is not a criticism of PPP, and nobody should be indulging in such ghatiya politics. Zain Raza, my regular listener, unka sawal hai, I was wondering if you could talk about what he thinks about the role of religion in Pakistani politics historically and today. There is an idea that the left in Pakistan is anti-religion or is skeptical of the possibility of progressive religious politics or movements.
आई एम नॉट पर्सनली, मैं रिलीजन के अंदर, रिलीजन किसी भी आइडियोलॉजी की तरह उसके अंदर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं, और एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल हमारे यहाँ जो सबसे कामयाब या सबसे मकबूल सोशलिस्ट लीडर रहे हैं वो मौलाना भाषानी, जो कि मौलाना थे, सर्टिफाइड मौलाना, और वो कम्युनिस्ट थे, माओइस्ट थे। इससे पहले उबैदुल्लाह सिंधी भी थे, इसी तरह से खिलाफत, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो बुनियाद है वो खिलाफत मूवमेंट के रेवोल्यूशन से रखी, और उसमें जो मौलाना हसरत मोहानी थे वो पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी। तो ये तो पूरी ट्रेडिशन के अंदर इस्लाम के साथ एक रिश्ता रहा है, मजहब के साथ एक टेंस रिश्ता भी रहा है, और एक अच्छा प्रोडक्टिव रिश्ता भी रहा है। जिस चीज के साथ नहीं हो सकती नेगोशिएशन वो ये है कि मजहब का जो सिनिकल यूज है, जो इसका इस्तेसाल है, उसमें ना मजहब बचता है ना सियासत बचती, क्योंकि उसमें तो आपने लोगों को अटैक करना है, लोगों को क्रिटिसाइज। अभी आप देखिए ना, शीरी मजारी साहिबा मजहब को इस्तेमाल कर, कौन मतलब जो भी उन्हें जानता है, अगर बंदा बातें करे तो वो 100 बातें उन पे हो सकती, लेकिन अगर आपने बस इस्तेमाल करना है दूसरों को गंदा करने के लिए तो फिर वो होगा। आई थिंक एंड आई हैव सेड दिस बिफोर, मैं लिखा भी है इसके ऊपर कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये नहीं है कि थियोक्रेटिक है। इनफैक्ट अगर आप देखें कि पाकिस्तान का जो आइन है वो कहता है कि जी अल्लाह की सॉवरेंटी है, सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, और हर कुछ महीने बाद उसको सस्पेंड कर देते हैं कि हालात अभी बड़े खराब हैं, जब ठीक हो जाएंगे तो वापस अल्लाह के हवाले कर देंगे। तो फिर ये तो अल्लाह को नहीं मानते, ये तो किसी भी थियोलॉजी को, किसी भी चीज को सीक्रेट नहीं मानते। तो हमारा तो प्रॉब्लम है कि वी डोंट बिलीव इन एनीथिंग एज सीक्रेट। उसमें फिर कल्ट्स रह जाते हैं, उसमें फिर फियर रह जाता है, उसमें फिर इस तरह की, उसमें जो आइडिया ऑफ द सेक्रेड डज नॉट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। आई एम ऑल फॉर द आइडिया ऑफ द सेक्रेड, मगर वो सेक्रेड हमारा कलेक्टिव कोई सेक्रेड पॉलिटिक्स के अंदर होना चाहिए कि हम कुछ चीजों को, कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल है, including our economic and political sovereignty, including our constitution, including our people's rights, इस तरह की बहुत सारी चीजें। In recent, the left leaders suffer from the superiority complex and a self-proclaimed messiah complex. How does he justify that? इसमें मैं एक और layer add कर दूं। अक्सर जो अब left बातें करते हैं, इमरान खान ने भी वही बातें की हैं। Are you just saying we're not Imran Khan and he's a terrible person and we won't be, or is there more to that? How can we elect somebody from the left and safeguard from the fact कि वो ऊपर जाके मसाया बन जाए या डिक्टेटर्स बन जाए, जहां हमने हिस्ट्री में भी काफी देखा है। इंडिविजुअल्स की जो हाइपर इम्पोर्टेंस है, मैं उसी के तो खिलाफ, उसी को तो हम उस वक्त से बात कर रहे हैं कि यार बात ये है कि अगर आप देखना चाहते हो कि पार्टी की सोशल बेस क्या है, वो इम्पोर्टेंट, कौन लोग हैं, कहाँ से लीडर्स आ रहे हैं। मैं लीडर मानता हूँ महर सताब को, जो काड़ा मिलिट्री फार्म्स में जिसने लड़ाई की है। हमारे साथी हैं चुंगी पर सदू के लोग, जिन्होंने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी है, हरबंसपुरा के लोग, इब्राहिम फाइबर के लोग, पीटीएम के लोग, अपने हमारे जिन्होंने बहरिया टाउन की है वो अगर आप इन सबको जोड़ें तो ये तो बहुत बड़ी तहरीक है। आपको ये आइडिया रखना कि एक बंदा तो एंड में कोई भी किसी का नाम कुछ भी रख, वो तो एक सिम्टोमेटिक होता है, अलामत होता है। सोशल बेस क्या है? सोशल बेस आपकी वो होनी चाहिए कि जो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी, कमजोर है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तंजीम होनी चाहिए जो उनका तहफ़्फ़ुज़ करे। अच्छा, सिर्फ उनका तहफ़्फ़ुज़ ना करे, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी तभी हो सकता है जब वो अपने साथ मिडिल क्लास को, क्योंकि प्रोफेशनल्स जो हैं वो या ऊपर जाते हैं, या वो देखेंगे कि मेन स्ट्रीम पार्टीज में क्या हो रहा है, या कभी कभी तारीख में ऐसा होता है कि लॉयर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, नर्सेज, आपके engineers, different segments of society, they come together and they join the working class, supporting the working. इसी alliance को revolution कहते हैं, alliance of the absolute marginalized working classes, which is numerically very strong, and this vibrant but numerically small professional class. इनका जो मिलाप है वो हमें करने की जरूरत, वो मसाया है, ये कलेक्टिव है मसाया। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमें हमारा जो प्रिंसिपल ही होना चाहिए कि हम अगर
इब्राहिम फाइबर के अंदर लड़ रहे हैं तो हम इस बुनियाद पे लड़ रहे हैं कि वहां का एक एक वर्कर, उसकी हैसियत बराबर है मालिक से, उसके बच्चे को भी डिग्निटी चाहिए जिस तरह मालिक को चाहिए। तो आपकी जो सारी पॉलिटिक्स होनी चाहिए कि इक्वालिटी इन प्रैक्टिस, अमल में आप बराबरी दिखाओ। तो उसमें ये वाली बात करना कि जी मसाया कोई आएगा और वो सेव करेगा, वो राइट विंग की पॉलिटिक्स है। उसमें वो अगर कोई खुद बना दे, जिस तरह माजी में हुआ है, लेफ्ट के लीडर्स को बनाया गया है, वो तो वो है। पार्टी की तरफ से ऐसी कभी बात आए, तंजीम की तरफ से ऐसी कोई बात है, तो उस तंजीम को आप कभी ना ज्वाइन। मूसी साहब पूछ रहे हैं some thoughts on the left's own weaknesses and how they may be overcome. लेफ्ट की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि तारीखी तौर पे लेफ्ट ने एक आइडियोलॉजिकल प्योरिटी मांगी है। आपको लेफ्ट होना पड़ेगा, लेफ्ट का मतलब सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट का आपके मतलब अपने सादिक और अमीन है क्राइटेरिया। मार्क्स से हाँ आपको हाँ, सादिक और अमीन होना पड़ेगा। वो होना पड़ेगा। फिर उसके अंदर भी ट्रॉट्स्कीइट है, स्टालिनिस्ट है, माओइस्ट है। आई थिंक वो रिडिकुलस है। अगर आपने पब्लिक में काम करना है तो पब्लिक का जो जो मैसेज के अंदर एक रिस्क है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये मैसेज इसलिए पैदा नहीं हुए कि वो आपकी थेरीज के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। हम काम करते हैं लोगों में, हमारे मेंबर्स बने जो तहरीक लबैक के मेंबर्स थे, हमारे मेंबर्स बने जो जमात इस्लामी के मेंबर्स थे, हमारे मेंबर्स पीटीआई के बहुत बने, नून लीग, मतलब जहां जहां इलाकों में हमने काम किया है, लोग अपनी हिस्ट्री से आते हैं, अपने इश्यूज के ऊपर। बड़ा चैलेंज ये होता है कि क्या आप उस सारी डाइवर्सिटी को किसी एक तरफ, एक मकसद की तरफ लेके जा सकते हो? कैन यू होल्ड दिस मल्टीप्लिसिटी टुगेदर इन सर्विस ऑफ अ हायर प्रिंसिपल, which is a collective principle, which is a principle which supports our collective struggle? क्या हम एक पॉइंट पे करीब आ सकते हैं डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट से? ये बड़ा सवाल। ये ये कहना कि हम ऑलरेडी एक स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और क्योंकि लेफ्ट यहाँ पे छोटा रहा है, उसने ज्यादा लोगों को वेलकम नहीं किया। हमारी अपनी तो ये बहुत ज्यादा इसमें एम्फोसिस है कि जो बंदा हमारे बुनियादी प्रिंसिपल से एग्री करता है वो मेंबर बने, उसको फिर आगे जो ट्रेन करना है वो हमारा काम है। और इवेंचुअली पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट echo chambers, politics not about meeting the same kind of people. पॉलिटिक्स ये है कि एक इलाके में जाके मैं उस लड़के का भी दुख समझूं जिसकी माँ बीमार है और जिसने पिछले दफा पीटीआई के लिए काम किया, या कोई ऐसा शख्स जो कि अनएम्प्लॉयड है और वो अभी 6 महीने पहले वो तहरीक लबैक के मुजाहरे में, या कोई शख्स जो है उसकी फैमिली पीपल्स पार्टी में है, कोई नून लीग का लोकल बंदा था, लेकिन उनका जो दुख है वो मेरा दुख है। ये जो एक मिलाप है अपने से फर्क तरह के लोगों का, दिस इज व्हाट आई कॉल एनकाउंटरिंग द इम्पॉसिबल। बिकॉज ये चीजें नामुमकिन है हमारे लिए कि एक लेफ्ट का बंदा तहरीक लबैक के बंदे के साथ, पीटीआई के बंदे के साथ, नून लीग कैसे, फिर एक औरत के साथ, एक माइनॉरिटी के साथ, एक ख्वाजा सिरा के साथ कैसे आप डील करोगे जब वो इतने डिफरेंट है आपसे? ये डिफरेंस को के बावजूद किसी कॉमन चीज का हिस्सा बनना, ये पॉलिटिक्स है। व्हिच इज व्हाई आई से पॉलिटिक्स इज नॉट द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, इट इज द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। वो चीज जो नामुमकिन कहा है माशरे ने या समाज ने या जो सियासी रवायत है उसने, उसको मुमकिन करके दिखाना, ये पॉलिटिक्स है। और ये अगर हम करने आए तो आप देखिए दुखों का एक समंदर है जिसे हम समेट सकते। बट सो अब कामरान नजर साहब भी आए हुए थे पॉडकास्ट में, उनसे हमने लेफ्ट की बड़ी हिस्ट्री डिस्कस की पाकिस्तान में। लेफ्ट की एक हिस्टोरिकली पाकिस्तान में मसला रहा है फ्रैक्चरिंग का, सबका अपना 1.5 इंच की मस्जिद बनाने का शौक रहा है। सो यू टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी कमिंग टुगेदर, होपफुली बीइंग वन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, बट डिडंट यू आल्सो लीव AWP एंड स्टार्टेड योर ओन ऑर्गेनाइजेशन? वुडंट हैव बीन बेटर कि सब मिलके काम करते? मैं AWP में एक्चुअली फाउंडिंग मेंबर्स में से था, फिर PhD के लिए गया था और वापस आया। और AWP के अंदर जो हमारे सबसे क्लोजेस्ट दोस्त हैं वो भी AWP में है। और वो एक डिसएग्रीमेंट थी जो अभी भी है, एग्जिस्ट करती है, कि आई थिंक एक हमें मैस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। और जो मैस ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो उसके जो नेचर होगी वो
डिफरेंट होगी इन द सेंस कि उसके अंदर, जिस तरह मैं अभी कहा, हर तरह का बंदा। हमारी अगर आप हरबंसपुरा, चुंगी, अमरसदू, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद में आंटियों से मिलने जो अबू के खल्क में आई हैं पिछले 2 साल, वो किसी लेफ्ट मीटिंग में बैठ नहीं सकते, क्योंकि वो उस तरह से लेफ्टिस्ट नहीं। वो गरीब हैं, वो गुर्बत की बात करती हैं, वो इस्तेसाल की बात करती हैं, लेकिन उनकी वो लैंग्वेज नहीं है। और फिर कुछ व्यूज उनके इस तरह के भी कभी भी आ जाते हैं, कोई औरत मार्च के ऊपर कोई अजीब व्यू आ जाता है, कभी ब्लास्फेमी पे किसी का अजीब आ जाता है, किसी ने हमारी एक मीटिंग में अहमदियों के ऊपर कोई बात कर दी। हमारा काम होता है उसको एजुकेट करना, उसको उसी करना। एडब्ल्यूपी या बाकी भी लेफ्ट की पार्टीज के अंदर जो अच्छी बात है उनकी, वो ये है कि उनकी नजरियाती जो कोहेरेंस है वो ज्यादा हमारे मुकाबले, इन सेंस के ऊपर से नीचे तक। जो प्रॉब्लम भी यही चीज बनती है कि वो इतना फिर कोहेरेंस होता है कि उसमें जो नया एलिमेंट वो डिस्ट्रक्टिव होता है। और क्योंकि आप न्यूमेरिकली हो थोड़े, तो अगर तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हो फिर तो ठीक, फिर तो आप जाहिर है चाइना की सबसे बड़ी पार्टी हो, बड़ी पार्टी। तो लेकिन अगर आप छोटी पार्टी हो, फिर आप अगर आप अपने आप को क्लोज ऑफ कर लो बहुत जल्दी, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, अब इसमें जो हमारे इस्लामाबाद वाले दोस्त हैं वो बहुत डिफरेंट है, इसलिए वो हमारे करीब और ग्रुप्स हैं और सेक्शंस हैं जो कि उसमें स्ट्रिक्ट है उसके उस मामले में, खास तौर पे जो लाहौर में एडब्ल्यूपी थी जिसको हमने छोड़ा था, और बाकी भी पूरे पंजाब में एक्चुअली, वो ये थे कि आपको मार्क्सिस्ट होना है, स्टालिनिस्ट होना है, सब चीजों पे क्लियर होना है, फिर हम आपके साथ चलें। तो वो इतना हमारे पास। पूछ रही हैं आप एचकेएम को सिंध कब ला रहे हैं? कौन पूछ रही है? विरसा पीरजादो स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च की लीडर भी थी, ऑर्गेनाइजर भी हमारी लीडर है, वो क्या पूछनी है, वो अगर खुद ले आए तो बस काफी है। वो हमारी लीडर है प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव की। और हमारे और भी बहुत साथी हैं सिंध में। हमने इस वक्त फोकस ये था कि हमें लग रहा था कि लोकल गवर्नमेंट्स आ रहे हैं पंजाब में, तो हमारा सारा फोकस पंजाब में था। हम अनाउंस भी करने वाले थे कि मैं मेयर का इलेक्शन में लड़ने लगा था लाहौर से, लेकिन वो मैं नहीं ख्याल लोकल गवर्नमेंट होंगे। अब हम एमपीए के इलेक्शंस की कोशिश करेंगे पंजाब से। तो जब भी इलेक्शंस होंगे, मैं खुद भी, बाकी भी हमारे बहुत सारे साथी एमपीए के इलेक्शन लड़ेंगे, और हमारी कोशिश है कि एक सीट हम किसी तरह पंजाब में चले जाए एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, और उसकी बुनियाद के ऊपर इस तरह का एक बिल्ड करेंगे। ना सिर्फ हम वहाँ पे बहुत सारी लेजिस्लेशन करें वर्कर्स के लिए, औरतों के लिए, किसानों के लिए, एनवायरमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, जिसका इम्पैक्ट बड़ा हो, बल्कि उसके जरिए हम सिंध के मसाइल, बलूचिस्तान के मसाइल, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन सब के मसाइल को सामने लेकर आए, ताकि एक ब्रॉड बेस्ड पार्टी की बुनियाद बने। सो आई थिंक पार्लियामेंट में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट में जाया जाए। और विरसा के साथ हम बहुत जल्द, मेरा अपना प्लान है कराची आने का, तो हम आके वहाँ पे पूरा बाकी भी सिंध में यूनिट साजी करें। अगर वीगो आप साथ नहीं लाएं तो आप मेरे घर आ सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम टू ट्रीट माय हाउस एज योर कॉर्नर ऑफिस। आजकल हालात ठीक हैं। आजकल बिजी है ना वो कहीं और। क्यों वैसे तो ये तनकीद और अटैक बनकर आया था, लेकिन आई थिंक इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू एड्रेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और कराची का ऑलरेडी जिक्र आ गया है। इल्जाम अवाम की अदालत में आपके ऊपर ये है कि आप मुहाजिरों के हक की बात नहीं करते। इस पर मैं अपना टेक भी दे देता हूँ। आई थिंक आवर पॉलिटिक्स नीड टू गो बियॉन्ड दिस। सिंधी मुहाजिर, पख्तून मुहाजिर के नाम पे हमें लड़ाया गया है, खास इदारों ने खास वजूहात से लड़ाया गया है, खास वजह से वो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स पॉपुलर की गई हैं। We need to think beyond that and see what brings us together rather than what brings us apart. But particularly आप क्यों नहीं, मुहाजिर भी तो मिसिंग पीपल हैं, उन पे आप क्यों नहीं बात कर रहे? आप करते हैं तो लोग आप क्यों नहीं देखिए, निकल रहे? आप मेरा जो दूसरा या तीसरा आर्टिकल था द न्यूज में, एक जमाने में मैं रेगुलर लिख रहा था द न्यूज में, दूसरा तीसरा आर्टिकल मेरा था जब डॉक्टर रियाज अहमद हमारे साथी हैं उर्दू स्पीकिंग, उनको उठा लिया गया था रेंजर्स की तरफ से, क्योंकि उन्होंने एमक्यूएम के कुछ मिसिंग वर्कर्स के लिए प्रोटेस्ट किया था। उस पे मैंने लिखा। उसके बाद एक आपके जो वो आरिफ साहब थे, जो प्रोफेसर थे, आरिफ जफर नाम था मेरा, वो एमक्यूएम लंदन के वो थे, मेन कन्वीनर थे पाकिस्तान के। तो उनको टॉर्चर, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन उनकी डेड बॉडी मिली थी और उसके ऊपर बहुत ज्यादा
मैंने आर्टिकल भी लिखा था जो द न्यूज़ ने नहीं छापा, लेकिन फिर हमने ट्विटर पे और उस पर बहुत जोर लगाया था। कराची बचाओ तहरीक है, उसको हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। MQM के बहुत सारे केसेस जो जब फैसल सब्जवारी साहब कुछ लिख देते हैं अगर मिसिंग पर्सन्स का, तो हम उसको कर ले। मुझे इतना उनके मिसिंग पर्सन्स की जो बातचीत है वो जहाँ जहाँ हमारे सामने अगर आती है तो हम उसको जाहिर है उठाते, क्यों नहीं उठाएंगे, हमारा उनसे क्या इशू है, हमेशा किया है। एक चीज मैंने ये सिंधियों में भी हम बार बार बात करते हैं, महाजरों में भी बात करते हैं कि ये जो भी मसला है ये आपको हल करना पड़ेगा। ये मामला महाजिर और सिंधी के मामले में फायदा एंड में सिर्फ और सिर्फ पिंडी को होगा। माजी में भी हुआ है, अभी भी। इवेंचुअली इसकी एक सेटलमेंट होनी पड़ेगी और वो सेटलमेंट इंसानियत की बुनियाद पर ही हो सकती है। वो इस पे आइडेंटिटी का बहुत कोई आइडेंटिटी तो सबकी अपनी अपनी रहेगी। देयर इज नो डाउट कि महाजरों की पॉलिटिक्स को पिछले 6-7 सालों में बिल्कुल वाइप आउट किया। अभी वो कराची खास तौर पर पीपल्स पार्टी के अंडर, फिर रेंजर्स, फिर PTI को जिस तरह मेजोरिटी दिलवाई गई, बिल मिला के ये सारी ऐसी चीजें जिसने कराची को यतीम किया। तो कराची के अंदर अगर प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स आती है तो पूरे पाकिस्तान का इम्पैक्ट, हमारे जो मैं हसन नासिर शहीद की मैंने बात की जो कांग्रेस पार्टी के थे, वो हैदराबाद अकर के थे, महाजर थे, वो हमारे पहले शहीद। जो 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 दूसरे सबसे बड़े शहीद है, यानी दो हमारे आइकॉन्स अगर रखते हैं, एक हसन नासिर है जो महाजर है, दूसरे नजीर अब्बासी हैं जो सिंधी। तो ये हमारे लिए तो वो दोनों ही बहुत ही काबिल एहतराम और हमारी रवायत के वो हीरो है, लीडर हैं, हम उनकी रवायत में चलते हैं। आपस में इंसानियत की बुनियाद पर रिश्ता बनाने का पश्तून क्वेश्चन भी है सिंध के अंदर, उस पर भी हमें इंसानियत बहुत ज्यादा दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे बलोच भी बहुत ज्यादा है, हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा है, फिर अब बर्मीज इतने ज्यादा है। मतलब दिल बड़ा नहीं होगा तो मामला खराब होंगे। और अगर कोई ऐसा इशू है जिसके ऊपर लगता है कि हमें बोलना चाहिए था, हम नहीं बोले, तो वो बताएं, हम उस पर बोल देंगे। वो कोई रोक रहा है तो हमें है नहीं। तो मैंने कहा कि सबसे जो मुश्किल इशू थे MQM लंदन वाला, उस पर तो हम बोले, खुल के बोले। ये हमारा फायदा होता है जब लोग बोलते हैं आप इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। हमें तो कहीं से पैसे नहीं मिल रहे ना, तो जिस पे बुलवाना चाहें आप हमें बोलें, तो एक दफा बुलाएं तो हम बोलने के लिए तैयार हैं। मारिया हमें पूछ रही है, अभी कर देते। what is the common critique he has to constantly address with regards to left-leaning political organizing in Pakistan, and how does he respond? कांस्टेंट क्रिटिक ये थोड़ी सी एक अजीब सी होती है कि जी लेफ्ट इतना बड़ा क्यों नहीं है भाई, हम तो अब पैदा हुए हैं ना, बाद में हैं, तो हम तो अब काम कर रहे हैं, 4-5 सालों से काम कर रहे हैं इधर ज्यादा। तो अब माजी में क्यों नहीं हुआ, एक रिप्रेशन थी, वाइप आउट हुआ था, सब कुछ खत्म हुआ था, लेकिन जो जो बुनियाद थी लेफ्ट की, जो लोगों के मसाइल थे, एक्सप्लॉयटेशन थी, सारा इस्तेसाल था, यहाँ पे मिलिटराइजेशन थी, एथनिक हेट्रेड था, मजहबी हेट्रेड था, वो सारे तो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जिसके खिलाफ लेफ्ट लड़ रहा था, तो आज लेफ्ट के लिए एक मौका है, वो अपने आप को अगर ऑर्गेनाइज करे तो बहुत बात आगे जाई जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे पास पैसे नहीं है। आपको पता है, वो आपने शुरू में कहा था कि ट्विटर पे PTI वालों ने काफी ऐसे से डाला हुआ कि मैं खरबपति, तो वो वाला मामला जरा कभी हम क्लियर करेंगे कि मैं तो कहता हूँ अच्छा है एक भरम रहे कि हम पैसे वाले हैं। बहुत हमने आपका आई थिंक वक्त ले लिया है, रात लेट भी हो चुका है। काफी लोगों ने एल्टहाउजर, इनफैक्ट 3 लोगों ने एल्टहाउजर आइडियोलॉजी एज बीइंग हिस्टोरिकल के बारे में पूछा है आपसे स्पेसिफिकली। हैव यू स्पोकन अबाउट दैट, और इज इट कोइंसिडेंटल दैट एवरीबॉडी इज रीडिंग एल्टहाउजर ideology as ahistorical? Ideology as is what kind of ideology? Like specific ideology or generally ideology? What's the whole question? I'll have to scroll up again to find it. Will you please make clear the context and concept of ideology as ahistorical by Althusser?
I haven't read his work in particular, but इसके ऊपर जो डिबेट है आइडियोलॉजी और ये एक आइडिया है अल्थुसा का कि आइडियोलॉजी इज ए हिस्टोरिकल, जिसका मतलब है कि आइडियोलॉजी हमेशा हिस्ट्री के अंदर रही है, यानी नजरिया कोई ना कोई रहा है। नजरिया क्या है? नजरिया वो चीज है जिसके जरिए हम जस्टिफाई करते हैं अपनी मारूजी हालात, यानी हमारे को मारूजी हालात हैं, रिश्ते हैं, पैदावारी रिश्ते भी हैं, रियासत से रिश्ते हैं, मेरे आपके रिश्ते हैं, ओवरऑल सोसाइटी का। और नजरिया क्या है? नजरिया वो है जो सबको कोई जस्टिफिकेशन देता है, इसका कोई मीनिंग, इसका कोई मानी, कोई भी हो सकता है। ये हो सकता है कि ये पत्थर मुझे कह रहा है कि गॉड है ये मेरा, इसका हो सकता है कोई और मजहब हो सकता है, रियासत हो सकता है, सरमाया हो सकता है, कोई ना कोई मीनिंग होगा। ये थ्रू आउट हिस्ट्री रहा है। फिर दूसरी बात जो वो मैं अल्थुसा का कह रहा हूँ, मुझे जो जिस ऑथर की बात की उसका ही पता, तो कह रहे हैं दूसरा यह कि देन यू हिस्टोरिसाइज इट कि हर स्पेसिफिक एपॉक में, हर स्पेसिफिक एरा में आइडियोलॉजी कैसे प्ले आउट, और वो फिर उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आइडियोलॉजी आज कैसे प्ले आउट कर रही है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आइडियोलॉजी हमें पता है कैसे प्ले आउट कर रही है कि स्टार्ट होता है ये हम पाकिस्तान मोहम्मद कासिम से, फिर गजनवी, गौरी, फिर मुगल, फिर सर सैयद अहमद खान, फिर कायद आजम, उससे पहले इलाम इकबाल, फिर कायद आजम, फिर 92 का वर्ल्ड कप, फिर 2011 का जलसा इमरान खान का, और अब आज़ादी की लड़ाई। तो ये एक हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस है, एसएनसी की हिस्ट्री यही है। ये आइडियोलॉजी, दिस इज आइडियोलॉजी इज बेसिकली the way in which you tell yourself a story to justify your belief, justify your inclination, justify your action. तो ये एक retroactive चीज। आप भी सहरी की तैयारी करें, मैं भी सहरी की तैयारी करता हूँ। 15 लोगों ने आपके बालों के बारे में सवाल पूछा है, स्पेसिफिकली पूछ लेते हैं। नयाब पूछ रही हैं क्योंकि वो आपके बाल खींचती थी इसलिए आपने कटवाए हैं। नयाब की जरूरत है मेरे बाल खींचने? एक्चुअली नयाब ने मुझे शेम किया है। ये नयाब का अगर आप लोग कभी एक आपने एक्सपोज करें मेजर लेवल पे कि इतनी बॉडी शेमिंग करती है कि इनकी सारी जो एक फेमिनिस्ट भरम है ना, वो हम किसी भी दिन में खत्म कर सकते हो कि हाँ, तो ये बाल हो, वेट हो, मेरा जो भी सारा, तो इनका मैं एक्सपोज इंशाल्लाह करूंगा। ये एक हकीकत पार्टी का एक इसको ना हम हकीकत टीवी की इफेक्ट लगवाकर भाई बहन का फड्डा इसको क्लिप आउट कर भाई ने बहन को एक्सपोज कर दिया। There were also 15 questions about how people can join, how people can if somebody said मैं पेशावर में हूँ, मैं HKM के लिए क्या कर सकता हूँ, so where can people go, what can people do, why should they vote for you whenever you stand for elections? We are doing a membership campaign soon. आप right after Eid उसको ज्वाइन करें। उसमें immediate कुछ चीजें हम एजुकेशन और पानी के हवाले से कुछ कर रहे हैं, कुछ हम वर्कर्स राइट्स के हवाले से कर रहे हैं, उसे ज्वाइन करें। वोट जो है वो तो जाहिर है लोगों की मर्जी होती है, किसे करते हैं किसे नहीं करते, पर जो ये वर्कर्स स्ट्रेंथ बनाना है या मार्जिनलाइज्ड स्ट्रेंथ बनाना है, अगर हम चाहते हैं इवन कोई मिनिमल लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, तो हमें जो कमजोर हैं उनकी एक स्ट्रेंथ चाहिए, और हमें अपने आप को भी कमजोर समझना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। मिडिल क्लास को, वर्किंग क्लास को, स्टूडेंट्स को, ख्वातीन को, फार्मर्स, मतलब ये एक कोलिशन बनाना पड़ेगा। उनके बाजू आप बने। अगर आप स्टूडेंट हैं किसी यूनिवर्सिटी में, अगर आप वकील हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, आई एम अस्यूमिंग कि आप लोग के ज्यादा जो सुनने वाले हैं वो प्रोफेशनल्स, आप जुड़े और आप उनके साथ जुड़े जो कि बिल्कुल मार्जिनलाइज है। You're not joining Ahmad, you're joining the Khalq, you're joining the people, the marginalized, the oppressed, the forgotten, the wretched. उनके साथ उनकी जो एडवोकेसी है उनके साथ मिलके आप कर सकते हैं। नॉट कि आप उनके लीडर बने, बल्कि आप उनके साथ खड़े हों और उनके जो स्ट्रगल्स हैं एवरीडे, उनको स्ट्रेंथ मिले। उन्हें जब पता होगा कि यार पंजाब यूनिवर्सिटी की, पेशावर यूनिवर्सिटी की, लम्स के, गवर्नमेंट कॉलेज, इधर उधर से स्टूडेंट्स हमारे साथ, लॉयर्स हमारे साथ, डॉक्टर्स हमारे साथ, इंजीनियर्स हमारे साथ, तो उनका जो कॉन्फिडेंस होगा, एक गरीब आदमी का, एक गरीब औरत का जो कॉन्फिडेंस होता है जब इतने लोगों के साथ, तो वो एक बिल्कुल और लेवल पे होता है।
सो आई थिंक वो स्ट्रेंथ हमने बनानी है, तो फिर हम ये रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक सॉवरेंटी भी वापस लेकर आ सकते हैं, हम इसको पॉलिटिकली भी एमेंसिपेट कर सकते हैं उन सोशली रिग्रेसिव फोर्सेस से जो पाकिस्तान को पीछे लेकर जा रही हैं। अदरवाइज आई थिंक ये चेहरों की तब्दीली है, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। Absolutely. I think please जो आप काम कर रहे हैं is God's work and sometimes आपको पता भी नहीं होता आप किसके लिए कब तैयार कर रहे हैं। एक political शऊर बढ़े। History has shown us one person setting himself on fire can change the world. George Floyd में हमने देखा कि was racism systematic? Did racism have a history in America? Absolutely. Police brutality रोज होती थी 100%, but one incident changed a lot, brought people out. तो पता भी नहीं चलता। होपफुली ऐसा कुछ पाकिस्तान में होगा और लाजिम है कि हम भी देखेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। हमने बहुत ज़्यादा ले लिया एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर, बाय।